Professionally, Mr. Vinod Goel, professionally, he's qualified in the fields of botany and chemistry, and he has been a winner of UP Government's Best Entrepreneurship Award in 1989-90. He has over 40 years experience in dealing with agro inputs and agronomical practices. He has been an active member of various trade organizations, social organizations, and gardening related organizations, and has held various posts at different levels from time to time. He is a visiting faculty at BCCI Curator Training Course in Bangalore, and he has extensively traveled and participated in several product seminars on irrigation, turf seeds, fertilizers, etc. in India as well as abroad. So we welcome you, sir, and we are really honored to have you as our guest speaker today. And we are looking forward to the meeting and learning much more from you. And of course, he runs AgriCare, which we all know, and we benefit from the products of AgriCare every now and then. So with that, I hand over to you, sir. Let's start the meeting. थैंक यू सैफी जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए एंड थैंक यू फॉर ग्रांटिंग मी अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस वेबिनार। और मैं इस वेबिनार में जो बेसिक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो नॉर्मली जो वेबिनार हम लोग कब बोले ना, ये रखा है मेरा कप। नीलम जी, आप म्यूट कर हैं। लीजिए। हाँ, जो हम वेबिनार हम लोग मोस्टली कराते हैं, वो बहुत अच्छे हमारे पास एक्सपर्ट आते हैं, तो वो कुछ चीजें ऐसी आपको मैं आपके बताने वाला हूं जो वहां पे अगली बार जब उनको सुनेंगे आप, तो और अच्छा लगेगा आपको सुन के, उनको ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा कि वो लोग क्या बताना चाहते हैं। तो मैं सब लोगों को जहां प्रॉब्लम हो लैंग्वेज की मुझे बोल देना, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स में चला जाएंगे हम लोग, और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सब ले लेंगे, इसलिए कोई इशू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप ये गार्डनिंग करते हो, किचन गार्डन करते हो या टेरेस फार्मिंग करते हो, उसमें जो भी पौधे हैं वो उसमें इश्यूज रहते हैं कि पौधे मर जाते हैं, चलते नहीं हैं। अब आपको चूज करना है कि आप पौधों को खरीदना चाहते हो हमेशा या उन्हें पालना चाहते हो। और ये प्रॉब्लम खाली अपन को किचन गार्डन में या होम गार्डन में नहीं आती, ये प्रॉब्लम कमर्शियल्स पे भी आती है। कि जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे जो कमर्शियल आपके होटल्स होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं, वो लोग पौधे पालते नहीं हैं, उनके पास आउटसोर्स करते हैं, और जो नर्सरीज होती हैं पौधे लाती हैं और वापस ले जाती हैं। किचन गार्डन में, टेरेस फार्मिंग में हमें महसूस होता है कि हमें पौधे पालने चाहिए, और वो पौधे जो हैं वो हमें पौधे पालने चाहिए, और उन पौधों में हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो पौधे हमारे मर जाते, ग्रो नहीं करते, साल दर साल वो हमारा साथ नहीं देते। सबसे बेसिक फंडा ये है कि किसी भी किचन गार्डन में किसी पौधे को चलने के लिए वैसे ही भोजन की जरूरत होती है जैसे कि हमें जरूरत। और आप लोग जैसे भोजन बनाते हो तो रोजाना एक सा भोजन तो बनाते नहीं। कभी आप दाल भी बनाओगे तो आप 5 तरह, कभी मसूर की दाल बनाओगे, कभी राजमा है, कभी अरहर की दाल है, कुछ भी बनाओगे। आप रोटियां भी एक से नहीं बनाते, आप तंदूरी रोटी भी लेते हो, आप तवे की रोटी भी लेते हो, पराठा भी लेते हो, पराठे भी 6 तरह के लेते हो। तो इस तरीके से पौधे को भी पूरा भोजन चाहिए, और उसे डिफरेंट टाइप का भोजन चाहिए, और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उसको भोजन की वैरायटी भी चेंज चाहिए। तो हमें उसको अपने कंटेक्स्ट में सोचना पड़ेगा, और यदि उसी तरीके से हम पौधे को देंगे तो ही पौधा चलेगा। ये भी असलियत है कि हर पौधे का अलग करेक्टर है, उस पौधे को अपने करेक्टर के हिसाब से भोजन चाहिए। जो आप लोग भी, आप किचन के साथ कंपेयर करो तो आपके फैमिली में भी हर मेंबर को एक टाइप ऑफ फूड पसंद है, उस टाइप ऑफ फूड आप उसके लिए रेडी करते हो, तो आप अपने लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड रेडी करते हो। तो इसी तरीके से हर पौधा, आपका फ्लावर है, वो गेंदा है, वो आपका वेजिटेबल में लौकी है, खीरा है, कुछ टमाटर है, या फ्रूट प्लांट है, हर एक को अपनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, कम ज्यादा, वो भी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब इन सब में बेसिक फंडामेंटल एक है, वो है ये सुपर 17। आप गिनोगे तो 3 और 3 6 और 3 9, और ये 8।
नो आर्ट सल्फर। ये 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी पौधे को चाहिए। और आपका टोटल जितना भी आप लोगों से एक्सपर्ट से सुनते हो उसको इस कंटेक्स्ट में सोचो कि आपने सुपर 17 को पूरा करना है। इनको याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, इनको पहले 3, फिर 3, फिर 3 और बाद में 8। तो जो पहले 3 होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद बाकी के 3 एनपीके होते हैं, बड़ा कॉमन नेम है एनपीके। इनको प्राइमरी न्यूट्रिशन कहा जाता है। और उसके बाद होते हैं सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीएमएस, जिनको सेकेंडरी न्यूट्रिशन कहा जाता है। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि 8 होते हैं। इसके अलावा बाकी सब तो मिथ्या है। आप इन 17 का ध्यान कर लोगे तो आपका पौधा लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगा, जितनी उसका लाइफ साइकिल है। और जो पेरिनियल्स हैं वो पेरिनियल्स हमेशा आपका साथ देंगे यदि इस सुपर 17 का ध्यान कर लोगे। ये सुपर 17 नेचर से आपको मिलते हैं, किसी भी प्लांट को मिलते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गार्डन सॉइल लगाइए, आप उसमें जो एक देसी खाद डालिए और सुपर 17 ऑटोमेटिक मिलते हैं। अब यदि ऑटोमेटिक मिलते हैं तो आपको इतना मेहनत क्यों करनी पड़ती है, प्लांट मर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा है। प्रकृति तो वन में भी, जो आप फॉरेस्ट में देखते हो, फॉरेस्ट में भी प्लांट चलते हैं, सालों सालों पेड़ चलते हैं, प्रकृति उनका ख्याल रखती है। वो सुपर 17 प्रकृति उनको ऑटोमेटिक देती है, आपको कुछ नहीं करना होता, वो सालों साल चलते हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हमें चूंकि एक छोटे से पॉट में वो प्लांट चलाने होते हैं और उसकी एक लिमिटेशन है पॉट की, तो हमें वो सुपर 17 यदि कम है तो उनको अलग से एडिशन डालना। अब ये सुपर 17 कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने बोला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों वातावरण से मिलते हैं, एयर से मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम सुनते हैं कि पौधा सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है, ये हम पहले सुनते आए हैं। और ये हम सुनते हैं कि पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि पूरे दिन जो है वो, पूरी रात कार्बन वो डाइऑक्साइड जो है वो हम करता है, पीपल का पेड़ शुद्ध माना जाता है। तो CHO कार्बन डाइऑक्साइड लेने से उसको जो है कार्बन, ऑक्सीजन मिल जाते हैं। H मिल जाता है पानी से। जो हम पानी देते हैं, इरिगेशन देते हैं, उसको हम कहते हैं धूप में रखो प्लांट को, हवा उसे चलने दो। एविएशन में रखो, हवा आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, तो उससे CHO तीनों न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो जो आपका कहना है जो सुपर की भी नेचर से मिल रहा है, तीनों मिल गए। सेकेंड आया NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मिट्टी में मौजूद होते हैं। कोई भी मिट्टी में जो भी आप गोबर की खाद देते हो या प्राकृतिक कोई भी खाद जो मिट्टी में गार्डन सॉइल में मौजूद है, उसमें ये NPK प्लस सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये बैलेंस्ड फर्टिलाइजर के तौर पे संतुलित मात्रा में हर प्राकृतिक खाद में मौजूद होते हैं। वो प्राकृतिक खाद चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे लीफ मैन्योर हो, या ये आपका होम गार्डन से जो आप होम किचन से जो आप कंपोस्टिंग करके मेन्योर बनाते हो, उसमें भी ये मौजूद है। ये सब के सब नीचे की आइटम सब उसमें मौजूद है। प्लस उसमें एक चीज और है, इसमें ऑर्गेनिक मेन्योर में, जो किसी भी टाइप की ऑर्गेनिक मेन्योर होगी, उसमें कार्बन भी बहुत मात्रा में होता है, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, और मिट्टी के माध्यम से मिलता है। तो ये सब चीजें आपको जो भी नेचुरल सॉइल, नेचुरल आप प्राकृतिक खाद कोई भी इस्तेमाल करते हो, उसमें मिल जाता है। अब यदि ये चीज नहीं मिल रही है उसमें, आपकी प्राकृतिक खाद जो आप यूज करो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, या आपके पौधे में आपने फूल भी लेना है, फल भी लेना है, तो ये चीजें आपको एडिशनल प्लांट में डालनी होंगी। और ये जो एडिशनल आपने डालनी होंगी, उसके लिए आपको 10 चीज बताई जाती हैं। आप बहुत चीजें हैं, जैसे कि आप नीम की खल इस्तेमाल करते हो, आप मस्टर्ड केक, सरसों की खल इस्तेमाल करते हो, आप जिप्सम इस्तेमाल करते हो, और जैसे कि हाँ, एक पोटाश के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि आप
चूल्हे की राख इस्तेमाल, लकड़ी के कोयले की राख इस्तेमाल करते हो, वो पोटाश का नेचुरल सोर्स है। आप बोन मील इस्तेमाल करते हो, वो कैल्शियम का और फास्फोरस का नेचुरल सोर्स है। आप एप्सम साल्ट यूज करते हो, नेचुरल सोर्स का होगा तो वो मैग्नीशियम का नेचुरल सोर्स है, और सल्फर उसमें आती है उसके साथ, वो नेचुरल सोर्स है सल्फर। यदि आप एलिमेंटल सल्फर इस्तेमाल करते हो तो आपको सल्फर मिलती है, वो नेचुरल सोर्स से आती है। लाइम वाटर यूज किया जाता है, कहा जाता है कि लाइम चूने का कोई भी सोर्स है, लेकिन चूने में एक दिक्कत है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें से कैल्शियम मिलता है, बोन मील में से कैल्शियम बताया मैं, कैल्शियम मिलता है। रॉक फॉस्फेट से बना के जो भी फर्टिलाइजर बनते हैं, नेचुरल फॉर्म नेचुरल आती है, उसमें फॉस्फोरस मिलता है अपने। तो इसके बाद जो है मैंने आपको एनपीके के बता दिए। पोटाश के लिए आपके पास चूल्हे की राख है, लकड़ी की चूल्हे की राख। आपका चौकीदार है या आपका कोई भी है जो चूल्हे का इस्तेमाल करता है, या आपका प्रेस करने वाला यदि अभी भी किसी में लकड़ी की प्रेस यूज करता हो, लकड़ी के कोयले की प्रेस, तो उसमें से जो राख निकलती है वो चूल्हे की राख होती है। उसमें पोटाश का बेस्ट नेचुरल सोर्स है वो। उसके बाद सल्फर, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए आपको रूटीन में माइक्रोन्यूट्रेंट जो भी आप बायो ऑर्गेनिक यूज करते हो उससे माइक्रोन्यूट्रेंट मिलते हैं। और ये जो फॉर्म होती है इन केमिकल्स की भी, इनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कुछ सल्फेट्स होते हैं, कुछ चिलेटेड होते हैं, कुछ नेचुरली चिलेटेड होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसे इनके देने की डिफरेंट सोर्स होती है। इनको और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे, लेकिन जो मेरा कहने का इस स्लाइड का है कि आपको ये सुपर 17 अवेलेबल कराने हैं। जो भी आपके प्रैक्टिस में पदार्थ आपकी यूज करते हो पौधे के लिए, उसमें आपने ध्यान करना है कि सुपर 17 की वैल्यू। इसके बाद 5 हार्मोन्स होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ को, पूरे ग्रोथ साइकिल को कंट्रोल करने के 5 हार्मोन। आप इनको उसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड होती है, पेंक्रियाज होता है, गाल ब्लेडर होता है। ये सब के सब हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का फंक्शन चलता है। उसी तरीके से पौधे का फंक्शन चलाने के लिए भी 5 हार्मोन्स होते हैं। ये 5 हार्मोन्स क्या हैं? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिबर्लिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ये पांचों हार्मोन भी नेचुरली आपके प्लांट को मिलते हैं, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इनका फंक्शन बता देता हूं। जो साइटोकिनिन है, जब कभी भी कोई भी सीड को आप जर्मिनेट करते हैं, आपने बचपन से बच्चों की किताबों में, बाद में भी उस पर भी बहुत बार देखा होगा कि एक सीड जर्मिनेट होता है, उसका वीडियो आता है, फोटो आता है। जब भी सीड जर्मिनेट होगा उसमें से अंकुरण फूटेगा और वो नीचे की तरफ जाएगा, जड़ की तरफ एक रूट निकलेगी, जो रूट बनेगी नीचे जाएगी। जब रूट मिट्टी में घुस जाती है, एंटर कर लेती है, तो फिर 2 पत्ती खुल जाती है, 2 लीफ खुल जाती है। एक बहुत फेमस पिक्चर है कि भी एक सबसे पहले रूट नीचे गई और फिर 2 पत्ती खुल गई। ये जो रूट नीचे जाती है, उसकी रूट की टिप के ऊपर एक हार्मोन पैदा होता है, उसका नाम है साइटोकिनिन। तो सबसे पहला हार्मोन ऑटोमेटिकली पैदा होता है नेचुरल में, साइटोकिनिन, जो कि रूट की टिप पे होता है। उसके साइटोकिनिन को ट्रेवल करता है, उससे वो 2 पत्तियां खुलती हैं। इन 2 पत्तियों के खुलने से वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है और पत्तियों में पैदा होता है ऑक्सीन। वो ऑक्सीन ट्रेवल करता है और नीचे जाके रूट मल्टीप्लाई होती है। जब रूट मल्टीप्लाई होती हैं तो उनमें फिर साइटोकिनिन ज्यादा पैदा होगा और वो आगे ट्रेवल करेगा तो लीफ मल्टीप्लाई। ये प्रकृति का दिया हुआ बैलेंस है। बैलेंस ये है कि आपकी बॉडी में जितने लंबे हाथ होने चाहिए उसी के रेशो में आपके पांव होने चाहिए। यदि आपके हाथ ज्यादा लंबे हैं तो अनइवन बॉडी होती है, आपको अजीब लगता है। यदि आपके पांव ज्यादा लंबे, हाथ छोटे हैं, तो भी अजीब लगता है। तो प्रकृति ने नेचर में दिया है कि जितनी लीव्स
ग्रो करेंगी उतनी ही रूट भी ग्रो करनी चाहिए। तो रूट में तो दिया है ताला पत्तियों का, ऑक्सिन रूट साइटोकिनिन रूट में डेवलप होगा, और पत्तियों में ताला दिया है उन्होंने रूट्स का कि ऑक्सिन जो है वो लीफ में डेवलप होगा और फिर ट्रेवल करेगा तो वो पत्तियां रूट बढ़ेगी। तो जितनी पत्तियां ग्रो करेंगी उतनी रूट बढ़ेगी, और जितनी रूट बढ़ेंगी उतना वो भूमि मिट्टी में से पदार्थ न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके जब ऊपर जाएंगी तो पत्तियां मल्टीप्लाई करने में पत्ती ऑक्सिन और साइटोकिनिन का काम केवल हार्मोन है। ये केवल इनिशिएट करता है किसी प्रोसेस को, लेकिन उसको प्रोसेस को पूरा करने के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए। लीफ का टिश्यू बनाने के लिए या रूट्स का टिश्यू बनाने के लिए तो फिर वही सुपर 17 चाहिए, जिसकी वजह से लीफ का टिश्यू बनेगा और रूट का टिश्यू बनेगा। ये केवल इनिशिएशन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। उतना फिर रूट खाना खाएगी, न्यूट्रिशन देगी तो लीफ बढ़ती चली जाएंगी नीचे। अब इस समय मिट्टी में इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए कि लीफ जो है वो मल्टीप्लाई हो सके, और इतनी धूप आनी चाहिए कि उतना भोजन पत्तियां बना सकें धूप से कि उससे रूट मल्टीप्लाई हो सके और पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल जो है चल सके। जब प्लांट ग्रो कर जाता है तब रोल आता है जिबरलिन का। जिबरलिन हार्मोन का काम है फूल निकालना। फूल निकलेगा जब जिबरलिन बनेगा। तो जब प्लांट मैच्योरिटी पे आता है तो ऑटोमेटिकली जिबरलिन हार्मोन अंदर ही डेवलप होता है प्लांट बॉडी में, और उससे फूल निकलते हैं। जब फूल निकलेंगे और फल बनेगा तो उस फल को उसमें एथिलीन से फल जो है वो फर्दर शेप लेगा, और एब्सिसिक एसिड से फल मैच्योरिटी आएगी। तो ये 5 हार्मोन जो हैं ये प्लांट की लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि कोई और हार्मोन बताए जाते हैं तो वो एडिशनल है, ऐसे तो कोई कमी गिनती नहीं है। प्रकृति में हजारों लाखों चीजें, लेकिन ये बेसिक 5 है जो कि हमें पूरे करने, हमें अपने आप पूरे होंगे। लेकिन अब यहाँ क्या इशू आता है, यदि हमें रूट फास्ट डेवलप करनी है तो हमें ऑक्सीजन जो है वो बाहर से देना पड़ेगा, और यदि हमने ऑक्सीजन बाहर से दे दिया तो रूट ज्यादा डेवलप होंगी, ऑटोमेटिकली वहां साइटोकिनिन ज्यादा बनेगा, और बनेगा तो लीफ ज्यादा डेवलप। तो हमने यदि एक स्टेज के ऊपर, जो जर्मिनेशन के बाद की स्टेज है, हमने आउटसाइड से ऑक्सीजन का हार्मोन किसी भी पदार्थ के एलिमेंट, किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से दे दिया, तो हमारा ये प्रोसेस जो है साइटोकिनिन बनने का फास्ट हो जाता है। हमारा पौधा का एस्टेब्लिशमेंट बेटर हो जाता है, हमारा पौधा मरता नहीं। इसी तरीके से यदि हमारे फूल हमें जल्दी निकालने हैं, हम चाहते हैं फूल ज्यादा निकले और जल्दी निकले, तो हम वहां पे जिबरलिन यदि आउटसाइड से हार्मोन डाल दें तो फूल जल्दी निकलेंगे, तो उसके आगे का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो हमें हर प्रत्येक हार्मोन 5 के 5 देने की जरूरत नहीं है। हमें एथिलीन से केले को पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हम वहां पे जिबरलिन देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की इनिशिएट करता है, और इनिशिएट करके हमारा प्रोसेस को फास्ट हो जाता है। ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए जो भी आप इनपुट डालते हो वो पौधे के लिए हार्मफुल नहीं है, बशर्ते कि वो राइट अनुपात में, सही रेशो में उसमें डाला जाए, और बाकी फिर नेचर अपने आप उसको मल्टीप्लाई करती है, प्रोसेस को पूरा करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 17 इसेंशियल एलिमेंट्स, सुपर 17 और 5 हार्ब, प्लांट हार्ब। नीचे देखो इसमें ये भी लिखा है कि ये ईच फाइटो हार्मोन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करता है, लेकिन ये हमेशा ज्वाइंटली एक्टिवेट करते हैं। तो जो पहली स्टेज है सेल डिवीजन की, उसमें भी बाकी 4 हार्मोन साइलेंट नहीं है, लेकिन कम रेशियो में मौजूद है, वहां जरूरत है उनकी। और जब फ्लावरिंग की स्टेज आई तो जिबरलिन की जरूरत ज्यादा है, बाकी की भी है,
उनकी जरूरत खत्म नहीं हो। तो एक्शन ज्वाइंटली है, रोल बदल जाता है। इस 17 और 5 22 आप लोग गिनते हुए ना, मैं लास्ट में पूछने वाला हूं। 17 और 5 22 के बाद जो नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है पीएच, ईसी और टीडीएस। दूसरी भाषा में एसिडिटी, नेक्स्ट ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और लास्ट है हार्ड वाटर टीडीएस। हमारा पानी कितना हार्ड है या हमारी सॉइल की सैलिनिटी कितनी है, उस टीडीएस को हम सैलिनिटी भी बोलते हैं। एसिडिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सैलिनिटी, ये इश्यूज भी अब डेवलप हो जाते हैं। नेचर की तरफ से ये इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये 3 फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा पौधा मर क्यों गया। नर्सरी से तो बहुत अच्छा लाए थे, जर्मिनेशन तो बहुत अच्छा हो गया था, और बाद में पौधा चला नहीं। ये ना चलने के 3 ये छुपे हुए कारण भी होते हैं, जिनको भी आज आप समझ लें। और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी पदार्थ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी प्रोडक्ट अपने पौधे में डालो, तो ये 17 और 5 22 और 3 25, इन 25 फैक्टर्स के ऊपर उसको जस्टिफाई करो कि ये 25 फैक्टर पूरे होते हैं कि नहीं। अब पीएच क्या है? पीएच है एसिडिटी। किसी भी जब मिट्टी की या पानी की एसिडिटी को नापने का पैमाना है पीएच। इस पीएच का यदि लो पीएच होगी, देखो मैंने यहाँ पे प्लांट का चार्ट दिखाया, ये एलिमेंट का चार्ट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये नीचे है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनका अवेलेबिलिटी उस प्लांट को हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी मिट्टी की पीएच क्या है। तो आइडियल पीएच है 6.5 से लेके 8.5 तक। इसमें ये सारे के सारे फुल्ली अवेलेबल हैं। और यदि लो पीएच होगी, तो लो पीएच के अंदर आपको देखो एनपीके की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और यदि हाई पीएच होगी, हाई पीएच एल्कलिनिटी हो जाएगी, तो आपकी अवेलेबिलिटी पूरा हो जाएगी, इसमें दे रखो। लेकिन ये भी असलियत है कि लो पीएच जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की लेवल को डिस्टर्ब करता है। लेकिन इस लो पीएच पे कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फॉरेन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इंडियन वोकैबुलरी में और फॉरेन की वोकैबुलरी में जब हम पेजेस को पढ़ते हैं तो डिफरेंट तरीके से वो हैंडल करते हैं। तो कुछ लो पीएच पे कुछ ट्रेस एलिमेंट ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। और यदि पीएच हाई हो जाती है तो वो फॉस्फेट और ट्रेस एलिमेंट की अवेलेबिलिटी को पुअर कर देते हैं। मोटा मोटी सबका निचोड़ ये है कि आपको अपने पानी की, मिट्टी की पीएच को ठीक रखना है। वो 6 से ऊपर होनी चाहिए और 8.5 से नीचे होनी चाहिए। न्यूट्रल पीएच 7 मानी जाती है। और ये पीएच जो है 1 to 14, 1 से लेके 14 तक काउंट की जाती है। पैमाना इसका पैरामीटर 1 to 14 होता है। और नॉर्मली आपकी मिट्टी की पीएच 4 से लेके 11 तक काउंट करते हैं। अब इसमें क्या स्टोरी है पीएच में, कि यदि वो पीएच 6.5 से कम है तो वो एसिडिक है मिट्टी, 6.5 से 7.8 तक है तो नॉर्मल है। यदि 7.8 से 8.5 तक है तो वो एल्कलाइन है, लेकिन 8.5 से ऊपर है तो वो एल्कली है। एल्कली को हिंदी में आपने सुना होगा क्षारीय है, और एसिडिक को कहा होगा अम्लीय है। तो ये जो धरती होती है यहाँ पे वो रेह निकलती है। आपने कभी देखा होगा कि मिट्टी के अंदर ऊपर साठ जमा हो जाता है। एक जमाने में तो रेह निकाल के रेह से कपड़े धोए जाते थे। पहले जो कपड़े धोते थे वो रेह खेतों में से आती थी और उससे कपड़े धोए जाते थे, क्योंकि आपका डिटर्जेंट जो होता है वो भी अल्कलाइन होता है, बेसिकली वो एल्कली होता है, तो उससे कपड़े साफ हो जाते हैं।
क्योंकि जो आपकी गंदगी होती है वो एसिडिक मानी जाती है। एसिडिक को एल्कली से मिक्स करके धोया जाता है तो वो गंदगी छूट जाती है कपड़ों को। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पुराना वाला कि समझ में आए। तो इनकी यदि सॉइल की जो पीएच सही नहीं है तो उसको आपको ठीक करना होगा। और उसका ठीक करने का उपाय भी दे रखा है, रेमेडी है कि एसिडिक है तो आप लाइमिंग कीजिए, रिक्लेम कीजिए लैंड को, अपनी सॉइल को। और ऑप्टिमम है, सही है। और यदि आपका वो एल्कलाइन है तो ऑर्गेनिक मैन्योर फालतू डालिए, और यदि एल्कली है तो उसमें आप जिप्सम से उसको ट्रीटमेंट लीजिए। एक मोटा मोटी बता दिया गया है कि अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये बात टेरेस गार्डन और इसके ऊपर लागू होती है कि जो गार्डन सॉइल आप यूज कर रहे हो उसकी पीएच क्या है। तो गार्डन सॉइल की क्वालिटी को ठीक करने के लिए आपको बताया गया। वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी इनके जवाब में फर्दर वो इलैबोरेट करता हूँ। ईसी ईसी चेक की जाती है, तो ईसी से यदि वो ईसी 0.8 के आसपास है तब तो वो नॉर्मल है। मतलब ईसी 1 के आसपास होनी चाहिए, मोटा मोटी ईसी 1 होना चाहिए। और यदि वो 0.8 से 1.6 तक है तो वो क्रिटिकल है। और यदि वो 1.6 से लेके 2.5 तक है तो उसमें केवल और ज्यादा क्रिटिकल हो गई सॉल्ट, उसमें साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो उससे साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स जो हैं वो भी उसमें पैदा नहीं होती। अब ये आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे समुद्र के किनारे की मिट्टियां होती हैं उनकी ईसी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें साल्टेड वाटर जो समुद्र का इस्तेमाल होता है वहां पे, तो वहां ईसी ज्यादा होती है। और 2.5 से ज्यादा यदि ईसी है 2.5 से तो वो इंजूरियस। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी में यदि आप कोई भी मटेरियल डाल रहे हो, ऑर्गेनिक मेन्योर डाल रहे हो, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, लीफ मेन्योर डालते हो, ओखला मेन्योर डालते हो, XYZ कुछ भी डालते हो, उसका ईसी यदि ज्यादा हुआ तो आपकी मिट्टी के लिए, पॉटिंग मिक्सचर के लिए वो हार्मफुल है। आपने तो पैसे खर्च किए लेकिन वो अल्टीमेट उसने आपकी गार्डन सॉइल को, आपके पॉटिंग मिक्सचर को खराब कर दिया। आपको ध्यान हो, खास तौर से कुछ आप लोगों में से मुझे पता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा फार्मिंग करते हो, तो आप लोग परलाइट यूज करते हो, वर्मिकुलाइट यूज करते हो, आप लोग कोकोपीट यूज करते हो। तो कोकोपीट खास तौर से नेचुरल पदार्थ है, लेकिन उसको भी ईसी नाप के यूज किया जाता है। हमेशा कहा जाता है कोकोपीट को लो ईसी होना चाहिए, और लो ईसी का मतलब है उसकी ईसी 1 होनी चाहिए। और ईसी उसकी 1 कैसे आएगी वो मैं क्वेश्चन आंसर आपसे ले लूं। तो यदि ईसी आपकी ज्यादा है तो एफिशिएंट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी, और ये प्लांट के लिए भी अनफेवरेबल होगी, और जो फर्टिलाइजेशन है उसकी पॉसिबिलिटी को लिमिट करेगी, और आपके प्लांट्स को नुकसान होगा। क्योंकि रूट आपकी वो फर्टिलाइजर जो आपने मिट्टी में डाला है उसको रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे यदि उसकी ईसी प्रॉपर नहीं है। अब पानी पे आता है। नोएडा का पानी तो बहुत हार्ड है। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है जिसमें डिजॉल्व साल्ट होते हैं, लेकिन वो साल्ट जो हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मोस्टली कार्बोनेट्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं जो पानी में तो घुल जाते हैं। पानी आपको क्लियर दिखता है, लेकिन हार्ड वाटर जिसके लिए फिर आप आरओ लगाते हो और उसमें से वो उन्हें आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो हार्ड वाटर है ये बेसिकली सैलिनिटी, और इसको टीडीएस मीटर से नापा जाता है। ईसी को भी ईसी मीटर से नापा जाता है और पीएच को भी पीएच मीटर से नापा। तो ये हार्ड वाटर को नाप के टीडीएस से हमें उसकी हार्डनेस को कंट्रोल करना पड़ता है। और कम से कम यदि हम हार्डनेस ना कंट्रोल कर सकें तो हम जो भी इनपुट डालें वो उसकी हार्डनेस को बढ़ाए ना। यदि हार्डनेस और बढ़ी, हमारा टीडीएस बढ़ा, हमारी पीएच बढ़ी, हमारी ईसी बढ़ी, तो वो अल्टीमेटली हमारे प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देगी। और मोस्टली टेरेस फार्मिंग में और किसी भी तरह की फार्मिंग में आपको पता भी नहीं लगेगा, सब कुछ डाल दिया लेकिन जो है वो प्लांट हमारे ग्रो नहीं की। ये 3 फैक्टर हैं जिसका आपको ध्यान करना। नेक्स्ट, ये जितने भी मैंने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोले थे जिसमें
CHO को छोड़ के बाकी बचे 14, 14, 3, 3, 6 और 8, 14। इन 14 का एक रेशो होता है जिसमें इसको देना है। अब आप पूरी थाली सजाते हो, थाली में खाना खाते हैं, गुजराती थाली हो, घर की थाली हो, पंजाबी थाली हो, राजस्थानी थाली हो, कुछ भी हो, उसमें जितनी दाल होती है उतना अचार तो नहीं होता, और नमक तो बहुत ही कम होता है, सब्जी होती है, और यदि चावल होते हैं तो चावल की फुल क्वांटिटी, पूरा बाउल चावल का होता है। तो इसी तरीके से इन 17 को, 14 आइटम्स का रेशियो अलग अलग है। कुछ बहुत कम मात्रा में चाहिए और कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन वो सब चाहिए आपको। यदि वो पूरा फूड आपको लंच करना है, फुल फूड चाहिए आपकी ताकत के लिए, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन चाहिए रेशो से सब चाहिए। लॉ ऑफ मिनिमम ये कहता है कि यदि कोई भी एक चीज आपकी कम हो गई कुल मिला के, तो वहीं से आपका टोटल प्लांट का जो फूड है, न्यूट्रिशन फेल हो जाएगा। और इसी को कहते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन, जो आज का टॉपिक है। हमें सबका बैलेंस न्यूट्रिशन लेके चलना। एक्सेस यदि हमने कोई भी चीज कर दी वो भी नुकसान देगी, और कोई चीज एब्सेंट हो गई वो भी नुकसान देगी। ये एक सेशन मैंने पूरा कर दिया जिसमें मैंने आपको इसेंशियल्स बता दी। इस सेशन पे मैं कोई क्वेश्चन हो तात्कालिक तो मैं लेने के में आई एम रेडी। आप अनम्यूट करके आप अपना इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो आप ले लो। या तो मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम अपने क्यारी की मिट्टी की ये पीएच जानना चाहें तो हम घर के लेवल में क्या कैसे कर सकते हैं इसको? आशा जी, पीएच जानने के लिए आपका एक हैंड हेल्ड पीएच मीटर आता है जी। वो पीएच मीटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल होता है, थर्मामीटर की तरह। जैसे आप टेम्परेचर जांचते हो, हाँ जी, मुंह हाँ में जी। लगाते हो, 2 मिनट रोकते हो, आपको टेम्परेचर पता लग जाता है। आजकल ऐसा ही पीएच मीटर आता है। आप जी। उसे पानी में डुबो दो, या मिट्टी लेके उसके एक गिलास में उसका घोल बना दो और उसमें डुबो दो, उसको आप पीएच आ जाता है। अब बहुत आसान है पीएच मीटर, और वो मैं जी। आपको बाद में बता दूंगा, सोर्स वहां से आप ले लीजिएगा। जी, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन? या तो मैंने ज्यादा सरल तरीके से बता दिया, सबको समझ में आ गया, या मैंने इतना डिफिकल्ट बता दिया कि वो समझ ही नहीं आया। तो आप मुझे नहीं, क्लियर। एक्चुअली आपने समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से है। बस हम लोग का नोएडा में जो कंसर्न वो यही है कि हमारे यहाँ पे हाई पीएच है, वाटर का हाई पीएच है, तो उसी से थोड़ा सा हम लोग जूझते रहते हैं। जैसे पर्सनली मैं तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत डालती हूँ, पर आप सही तरीके से हमें बता सकते हैं कि अगर हमको अपना पीएच उसका मेंटेन करके रखना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। स्पेशली कुछ चीजें जैसे होती है, जैसे रोजेज हैं, वो नॉर्मली अगर हम ग्राउंड में लगाएं तो फिर भी वो चल जाते हैं। लेकिन अगर मैंने देखा है कि कंटेनर्स में लगाएं तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज जनरली रोजेस है, हाइड्रेंजिया है, और इस तरह के कुछ और हैं, जैसे गार्डेनिया है, इस तरह के कुछ जो प्लांट्स हैं जिनको थोड़ा एसिडिक सॉइल चाहिए होता है, तो वो हमारे यहाँ नोएडा में बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको सरवाइव कराना। तो since I am very keen on growing roses and I'm really passionate about them, तो वो उसके लिए थोड़ा सा मुझे डाउट था कि हम लोग किस तरह से अपना उसको थोड़ा सा एसिडिक बना सकते हैं। आई मीन बजाय कि सिर्फ हम उसको न्यूट्रल पे रखें, और कैसे हम इस तरह के भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा एसिडिक सॉइल चाहिए। देखिए, आपने शेफी जी बिल्कुल ठीक पूछा। मैं आपको बात बताऊं कि जैसे कि अब यहाँ पे हमें 2 अलग अलग चीजें, एक सॉइल और एक वाटर। आपने बोला नोएडा का वाटर एसिडिक एल्कलाइन है, हाई पीएच का है, तो हमें पानी को अलग तरीके से सोचना है। पानी डालने से पहले उसको ठीक करना है, और यदि मिट्टी के इश्यू है तो मिट्टी को अलग ठीक करना है। आपके पॉट में चूंकि पानी आप डालते हो, मिट्टी आपकी कांस्टेंट है, फिक्स मिट्टी है,
तो इसकी वजह से वो मिट्टी फिक्स होने की वजह से जितना पानी डालते हो तो उसकी पीएच भी ज्यादा हो जाती है मिट्टी की, तो आपकी वो पौधे अल्टीमेटली नहीं चलते। बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इस तीनों स्लाइड के माध्यम से, कि वो नहीं चलते क्योंकि हमारा मिट्टी छोटी है और पानी हमारा जो है उसकी पीएच ज्यादा है, तो वो नहीं चलते। तो हमें वहां पे सबसे पहले पानी की पीएच ठीक करनी है, तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है। यदि हम पानी जितना देना चाहते हैं उस पानी को थोड़ा केमिकल डालना पड़ेगा, लेकिन वो केमिकल हार्मफुल नहीं होता। पहली बात तो जितनी चीजें मैं आगे भी यहाँ बताने वाला हूँ उसमें यदि जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ज्ञान बढ़ाने के लिए कि भी कैसे। तो एक आता है फॉस्फोरिक एसिड एग्रीकल्चर में, तो उसको यदि आप उसकी कुछ ड्रॉप अपने पानी में डाल लेंगे तो वो आपके पानी की पीएच को कम कर, और वो कम करने से वो जो एसिड आप डाल रहे हो वो एसिड आपके प्लांट को हार्मफुल भी नहीं है, क्योंकि वो फॉस्फोरिक एसिड है, तो वो फॉस्फोरस का सोर्स नहीं। तो अल्टीमेटली आप जो भी पानी डाल रहे हैं, क्योंकि किचन गार्डन के आपके टेरेस फार्मिंग में पानी की बहुत ज्यादा नहीं डालते आप 1 बाल्टी 2 बकेट 3 बकेट पानी डालते हो, तो जैसे आप उसमें एक आपने वो प्रोडक्ट मंगा लिया और 1 ड्रॉप आप उसमें डाल दिया, तो आपकी पीएच ठीक हो जाती है और आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि जब आप पानी पॉट में डाल देते हो तो मिट्टी की पीएच बढ़ती है, तो मिट्टी में आप एसिडिक करो मिट्टी को। मिट्टी में आप जो भी फर्टिलाइजर यूज करो वो सारे फर्टिलाइजर होने चाहिए जो कि मिट्टी को एसिडिक करे, उसको उसकी पीएच ना बढ़ाए। तो हमें इनपुट डालते समय हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि भी आप आरओ का वाटर यूज करो, तो सैलिनिटी भी साथ में काउंट करती है पीएच के साथ, क्योंकि पानी की पीएच यदि 8.5 भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, यदि वो हार्ड वाटर है तो वो इश्यू हो जाता है। ये थोड़ा सा एनी अदर क्वेश्चन, और बाकी डिटेलिंग आ जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं सेकेंड सेशन पे जाता हूं। कुछ रेगुलर प्रोडक्ट हम जो यूज कर रहे हैं मैं उसकी निगेटिविटी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें ये पहला सेशन भी टेक्निकल था और ये भी थोड़ा टेक्निकल है। मैंने जान के टेक्निकल रखा है, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो आपको बहुत आसानी होगी पहचानने में कि कौन सा साधु है और कौन सा शैतान जो आपके गेट पे खड़ा है। नॉर्मली क्या होता है कि डीएपी, एनपीके, यूरिया, एमओपी, पोटाश आप नर्सरी से लेते हो या आपका गार्डनर ला के देता है, या ट्रेडिशनली आप लोग गांव देहात से भी बिलोंग करते हो तो वहां भी आपके खेतों में इस्तेमाल होता है, आपके फार्म हाउसेज पे यूज होते हैं, तो आपको आइडिया रहता है कि ये प्रोडक्ट होते हैं जो कि खाद की दुकानों में मिलते हैं, वहीं से लेके आप थोड़ा सा लेके अपने टेरेस फार्मिंग में यूज कर लेते हो, ये आपका गार्डनर आके दे देता है। ये आपके लिए नहीं। एक बात तो ध्यान रखिए, यूरिया, डीएपी, एमओपी या 12-32-16 या 20-20-0 जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत फर्टिलाइजर खाद की दुकानों में मिलते हैं वो ओपन फील्ड कल्टीवेशन के लिए हैं, वो खेतों के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट सब्सिडी फार्मर्स के लिए हरित क्रांति हिंदुस्तान में आनी थी, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है या उनके ऊपर जो इंडिया में बनते हैं उस पर सब्सिडी देती है ताकि फार्मर को सस्ते मिले और आपको सब्जियां, आपका अनाज, ये सब आपको प्रॉपरली सही पैसों में मिल जाए। वो स्कीम के तहत दिए जाते हैं। वो प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आते हैं तो उसको उस प्राइस पे भी नहीं मिलते, आपको दुगने तिगने दामों पे मिलते हैं और आपके प्लांट के लिए हार्मफुल। कैसे हार्मफुल है? खाली मेरे कहने से मत मानो, आप बाद में सवाल भी पूछ लेना। ये इसमें ये सब के सब जो केमिकल्स होते हैं, आप ऑर्गेनिक में इनको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, कहते हो कि साहब वो तो हमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन एक्चुअली केमिकल तो ये वाले इस्तेमाल नहीं करने, उस चक्कर में बहुत सारे फ्रेंडली केमिकल्स हैं जिनको भी आप लोग मना करते रहते, और एक माइंडसेट बना लिया गया है कि हमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको आज ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि कौन से केमिकल हार्मफुल है और कौन से केमिकल फ्रेंडली। जैसे कि कीड़े होते हैं, हम लोग खुद आपस में बात करते हैं ग्रुप पे कि सारे कीड़े हार्मफुल नहीं होते, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो बाद में फ्लाई बन जाते हैं, तो वो भी हमारा नेचर का पार्ट है। तो वो बर्ड्स हैं जो कि कीड़ों को खाती हैं, वो भी हमारे नेचर का पार्ट है। आगे चले तो हमारी सॉइल को और ग्राउंड वाटर पे
वो एडवर्स इम्पैक्ट देते हैं। और जो आपके महंगे महंगे प्लांट आप खरीदते हो ना, उनकी पत्तियों का टेक्सचर खराब कर, और आपकी जो गार्डन सॉइल पॉटिंग मिक्सचर है ना, जिसको आपने इतनी मेहनत से तैयार किया, और बार बार लाना आपके लिए दिक्कत है, वो कंटेमिनेट हो जाता है। और यदि उसकी पीएच और ईसी, जो अभी ये बोल रही थी, मुझे पूछ रही थी क्वेश्चन में, वो खराब हो गई, तो आप उसे कैसे ठीक करोगे? आप तो बदलना पड़ेगी मिट्टी, वो तो बहुत महंगा काम पड़ेगा, प्लांट भी बेकार हो जाएगा। तो ये वाले फर्टिलाइजर जो हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने। अब इनमें गलत क्या है? गलत होता है कि यूरिया में बाइयूरेट होता है, जो कि यूरिया में नाइट्रोजन की लीचिंग होती है और खेत को खराब करता है, हमारी सॉइल को खराब। एमओपी, जो पोटाश हम लोग बाजार से खरीदते हैं नॉर्मली, वो एमओपी कहलाती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसमें सोडियम होता है, उसमें क्लोराइड होता है। वो पोटाश बेसिकली सोडियम क्लोराइड, वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटाश, पोटाश में पोटेशियम मिलना चाहिए, लेकिन उसमें पोटेशियम जो है वो क्लोराइड फॉर्म में होता है। और क्लोराइड फॉर्म का पोटेशियम जो है वो हमारे खेत के लिए, मिट्टी के लिए हार्मफुल है। ये ऐसे ही हार्मफुल है जैसे कि नमक हार्मफुल। आज की तारीख में हम लोग सब अपने घर में बोलते हैं कि नमक जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, वो हार्मफुल। और हम कुछ नमक ऐसा इस्तेमाल करते हैं, उसका आता है धर्मपाल सत्यपाल का, जिसको कि पोटाश लिखा रहता है, पोटाश बेस, के बेस। के बेस का मतलब है वो, उसमें सोडियम नहीं होता, उसमें पोटाश होता है। तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों कजन्स है। वही चीज सोडियम फॉर्म में होगी तो हार्मफुल है, और वही चीज पोटेशियम फॉर्म में होगी तो हार्मफुल नहीं है। लेकिन क्लोराइड जो उसके साथ अटैच है वो हमें नुकसान देता है, इसलिए नमक नहीं खाना चाहिए ज्यादा, हम लोग मना। तो हमारे पौधे को भी एमओपी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्लोराइड हो। जितने भी एनपीके बनते हैं, ये वाले जो अब मैंने आपको नाम लिए, इन सब में वही पोटाश इस्तेमाल होती है, वही यूरिया इस्तेमाल होती है, और वही फास्फोरस की घटिया सोर्स इस्तेमाल, क्योंकि वहां फर्टिलाइजर सस्ते बनाने होते, हमें खेतों में इस्तेमाल, उसका कमर्शियल यूज है। ये सब के सब हमारे पौधे को खराब करते हैं, हमारी मिट्टी को खराब करते हैं। पौधों में ब्राउन पैचेज हो जाते हैं, अनइवन ग्रोथ होती है, सैलिनिटी आ जाती है। यहाँ एक और मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं तो, नाइट्रोजन कभी भी यूरिया आप प्लांट में डालते हो तो यूरिया क्या होती है कि एक्सेसिव ग्रोथ फ्लश करती है, तुरंत उस पर ग्रोथ आती है नाइट्रोजन डालने से। उससे क्या है कि जितनी ग्रोथ आएगी ना, उतनी पत्तियां ज्यादा होंगी, और पत्तियां ज्यादा होंगी तो पतली होंगी, वीक होंगी। और वीक होंगी तो उसमें क्या होगा कि रिस्क ऑफ डिजीज बढ़ता चला जाए। कोई भी कमजोर होगा आपकी बॉडी तो आपके ऊपर रिस्क डिजीज ज्यादा है, उसमें बर्निंग भी ज्यादा आएगी, क्योंकि जब भी यूरिया डालेंगे पत्ता बर्न होगा, और आपको अर्ली प्लांट मैच्योरिटी आएगी। प्लांट भी जल्दी मैच्योर होता है जितना नाइट्रोजन ज्यादा होता है। और मैं आपको एक बात वो बताऊं खास तौर से, क्योंकि केमिकल के हम लोग सब खिलाफ, हम यहाँ बात ही ऑर्गेनिक की करते हैं, और केमिकल क्यों खराब है उसको मनन करने के लिए मैंने आपको स्लाइड दिखाई है। जितना भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हिंदुस्तान में चल रही है, करोड़ों रुपए की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, आप लोग के घर में भी किसी किसी की होगी और आपके जान पहचान में होगी, ये सब इसीलिए चल रही है क्योंकि यूरिया की प्रोडक्शन है, और मैक्सिमम यूरिया हमारा फर्टिलाइजर किसान इस्तेमाल करता है, और उसकी वजह से बीमारियां ज्यादा होती हैं, फंजीसाइड ज्यादा लगते हैं, कीड़े ज्यादा लगते हैं, तो पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा फूड, जो हमारी सब्जियां हैं, इन सब में भी हमें नुकसान आता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये सब्जियों से हमारी सेहत खराब हो। इसका कारण केवल एक है, यूरिया। आज यूरिया यदि सब्सिडी में बंद हो जाए तो महंगा होगा, महंगा होगा तो फिर इस्तेमाल सही होगा, ज्यादा नहीं होगा, और सही होगा तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसको आप ऐसे ही मानो जैसे डायबिटीज, डायबिटीज शुगर की वजह से, जितनी चीनी ज्यादा खाओगे आप, और हम लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये गन्ने की जो चीनी है, जो गन्ने से पैदा होती है, इससे डायबिटीज होती है। तो आप जिस तरीके से डायबिटीज के प्रति चिंतित हो, उसी तरीके से पौधे में यूरिया के प्रति चिंतित हो जाओ। आपने यदि वो बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ तरीकों गलत चीजों से बच जाओ। ये मैं आपके नॉलेज के स्लाइड दिखाना चाहता हूं, इस टाइप का, ये जो एक्चुअल पिक्चर्स,
ये जो समुद्र में भी आप एल्गी फॉर्मेशन देख रहे हो, आप अपने जब सिटी में निकलते हो तो जितने तालाब हैं उनमें आप एल्गी फॉर्मेशन देखते हो। ये सब एल्गी फॉर्मेशन उस एक्सेस फर्टिलाइजर की वजह से है जो पौधों में, खेतों में दी जाती है, और जो बहती है वो पानी में जाके मिलती है, और पानी में जाके वो ये कंटेमिनेशन देती है, और ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती है, आज जिसकी वर्ल्ड ओवर बात होती है। तो ये भवाए रूप है उसका कि जो हम गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जिसलिए ऑर्गेनिक की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको नेगेटिव लिस्ट में आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर, केमिकल से बचने के नाम के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम उन केमिकल्स को भी छोड़ देते हैं जो केमिकल से हमारी प्लांट टेरेस फार्मिंग बहुत आसान हो जाती है, और जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ बनते हैं, हमारा फ्रूट भी स्वस्थ होता है। यदि आपके पौधे को सही भोजन मिलेगा तो उससे जो प्रोड्यूस आएगा, उससे जो फूल निकलेगा, जो उससे सब्जी निकलेगी, जो फल निकलेगा, वो भी हेल्दी होगा। वो हेल्दी होगा तो आप जो उसे अपने किचन में यूज करोगे तो आपकी भी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। तो वो इसेंशियल जो 17 है ना, उनका इस्तेमाल करना जुडिशियसली बहुत ठीक है। लेकिन ये जो हम कहते हैं, बहुत बार होता है, मैं बहुत सुनता हूँ कई जगह, चूना डाल दो मिट्टी में आप, ना, रॉक फॉस्फेट डाल दो मिट्टी में आप, नेचुरल है, मिनरल है, ना। किसी भी प्रकार की मिनरल नेचुरल फॉर्म में अनसोल्यूबल यदि है, इनसोल्यूबल, उसको आपने मिट्टी में डाला, केवल वजन बढ़ाया है, कुछ नहीं किया, नुकसान हुआ है। चूने में खास तौर से बोल दूं, अभी मैंने कहा था चूने का जो कंपोजिशन है, आप में से कई लोग तो साइंस के बैकग्राउंड के हो, उसका कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने बोला हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे फंडा ही समझ नहीं आता कि भी चूना डाल के जब कार्बोनेट आप ऐड कर रहे हो तो आपकी तो हार्डनेस और सैलिनिटी पौधे आप मिट्टी की बढ़ा रहे हो। तो जो लाइम वाटर यूज करने को कहा जाता है, उसमें लाइम वाटर यूज करने को बोलते हैं हम लोग। चूने का पानी सोल्यूबल फॉर्म में यूज करने को बोलते हैं, वो भी तब यूज करने को बोलते हैं जब आपकी मिट्टी की पीएच को आपने मैनेज करना, तो बोलते हैं। वो भी एसिडिक पीएच को मैनेज करना है। जब हमारी नोएडा में, हमारे दिल्ली एनसीआर में हमारी पीएच पहले से ही ज्यादा है, तो खाली कैल्शियम डालने की वजह से हम चूना डाल दें, कैल्शियम का कोई और सोर्स लेंगे हम, चूना डाल के कैल्शियम डालना, कैल्शियम की कहां तक, वो तो हम मिट्टी खराब कर ली पहले तो। रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरस के लिए कहते रॉक फॉस्फेट डाल दो। रॉक फॉस्फेट डाल के यदि खेती होती तो पूरे राजस्थान में जहां से माइंस में से रॉक फॉस्फेट निकलता है, माइनिंग का प्रोडक्ट है, वहां तो फिर जंगल वो हुए होते बड़े बड़े फॉरेस्ट। राजस्थान में तो वैवन है सबका सब। तो रॉक फॉस्फेट कभी भी सोल्यूबल फॉर्म में है ही नहीं, वो तो ऐसे कैसे मिट्टी में पड़ा रहेगा। उसको यदि आपने इस्तेमाल करना है तो पहले उसको सोल्यूबलाइज करना पड़ता है। सोल्यूबलाइज करने के दो फार्मूले हैं। एक तो केमिकल तरीके से करना पड़ता है, हम लोग रॉक फॉस्फेट खरीदते हैं बल्क में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, उसकी क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग करके उसका सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाते हैं, और बना के वो उसमें फॉस्फोरस जो होता है वो P2O5 सोल्यूबल होता है, और उसको फिर आपको फर्टिलाइजर की तरह देते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज रॉक फॉस्फेट के साथ आप एक बैक्टीरिया मिलाइए, वो बैक्टीरिया जो है वो पीएचबी कहते हैं उसको, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसको मिला के आप रॉक फॉस्फेट मिलाइए ताकि वो फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करे, फिर आपके रूट जोन में वो फॉस्फोरस अवेलेबल होगी। ऐसे किसी भी मिनरल को यदि वो सोल्यूबल फॉर्म में, उसमें उसका न्यूट्रिशन, उसका एलिमेंट नहीं है, तो वो मिनरल बेकार। हाँ, जिस मिनरल का ऐसा एलिमेंट है जो कि सोल्यूबल फॉर्म में है, बता दूंगा कई मिलते हैं, वो वैलिड है, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट जो ओरिजिनल एप्सम साल्ट होता है वो पत्थर से नहीं, मिनरल होता है वो। एप्सम साल्ट कीसवाइड बोलते हैं उसको।
उसको आप यूज करो। उसका मैग्नीशियम जो होता है वो पहले से ही मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म में होता है, लेकिन नेचुरल सोर्स है, उसको इस्तेमाल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको अपना मैग्नीशियम का और सल्फर का दोनों का सोर्स आपको प्लांट ले लेगा। लेकिन उसी मैग्नीशियम को यदि आप मैग्नीसाइड जो कि और होती है वो डाल दोगे तो नहीं मिलेगा। इन चीजों को केमिकली समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, एक मेरे मित्र हैं, मेरे आते हैं, उन्होंने कहा कि आप तो ये खेती का बहुत काम करते हो, भाई साहब मुझे कुछ दे दो, मैं अपने पौधे लगाना चाहता हूँ। उन्होंने पौधे लगा लिए, पौधे चल गए, बड़े खुश होते थे, मुझे फोटो भी भेजते थे और वो आते भी थे तो बड़े हैप्पी हैप्पी। एक दिन आके बड़े उदास मन से बैठे थे, बोले भाई साहब सब पौधे मर गए। मैं क्यों भाई? डालमिया जी आपके पौधे कैसे मर जाएंगे, आप तो बड़ी मेहनत करते हो, मेरे से लेके जाते हो, उसको डालते भी हो आप पूछ पूछ के मेरे से। बोले फिर वो बोले जी गलती मेरे से ही हो गई, एडमिट भी कर लिया। खुशकिस्मत ये है कि एडमिट भी कर लिया। क्या गलती हो गई? कुछ नहीं, वो मेरे पास कुछ दवाइयां पड़ी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने उठा के पीस के गमलों में डाल। मैंने कहा किसने कहा भी आपको कि दवाइयां जो आपकी दवाइयां थी? बोले जब हमें फायदा करती हैं तो वो किसी ने मुझे कहा था कि पुरानी दवाइयां वेस्ट मत किया करो, गमलों में डाल दो। मैं डाल दी, मेरे सारे पौधे मर गए। ये कंसेप्ट गलत है। कुछ भी यदि एग्रीकल्चरल ग्रेड नहीं है तो उसे आप पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट शुड बी एग्रीकल्चरल ग्रेड। आप ये तो छोड़ो, जो बड़ों की दवाइयां होती हैं एडल्ट्स की, वो हम बच्चों को नहीं देते। बच्चों की दवाई ज्यादा होती है, उनकी पोटेंसी भी कम होती है। तो जब बड़ों की और बच्चों की दवाइयों में अंतर है, तो हमारी ह्यूमन मेडिसिन को हम उसमें, वो भी एक्सपायर मेडिसिन को हम पौधों में डाल के क्या फायदा उठाएंगे? नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक बहुत कंसेप्ट है, साबुन का पानी घोलो उसे स्प्रे कर दो, डिटर्जेंट घोलो उसे स्प्रे कर दो, सारा केमिकल है। डिटर्जेंट और साबुन का पानी कब से ऑर्गेनिक हो गया भाई? केवल इसलिए कि हमारे घर में मौजूद है, वो तो प्योर केमिकल है। तो ये भी गलत है, उससे हमारे पूरे डैमेज हो जाते हैं। एक क्या है, किचन में, किचन का वेस्ट पकड़ो, आपके वो अंडे के छिलके निकलते हैं वो पकड़ो, आप मिक्सी लो, मिक्सी में सारा घोटो, घोट के बनाओ और उसमें डाल दो। अच्छा, उसे बहुत समझदारी करोगे तो उसे नितार लो, उसको करो। ये क्या तरीका है? बहुत सारे किचन वेस्ट ऐसे हैं जिनको प्रोसेस करके आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड। लेकिन अब उसे जब तक हम बहुत डीप एनालिसिस नहीं करेंगे कौन सा डालना है कौन सा नहीं डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन खाली वो कच्चा मटेरियल, वो जो गला सड़ा उसमें भी हो सकता है, उसको बिना कंपोस्ट किए आप डाल रहे हो घर। जो कुछ डालना है कंपोस्टिंग करके डालो, सबसे इंपॉर्टेंट। आप क्या कच्चा खाना खा जाते हो? क्या हो गया? फिर उन्होंने आप बाजार से सब्जी खरीदते हो तो उसको भी धोते हो, उसको पकाते भी हो। लौकी को कच्ची खा जाओगे, आपको टेस्ट आएगा? जब हम कच्ची सब्जी, मीट, आप कच्चा मीट खा जाते हो क्या? उसको भी पकाते हो, उसमें भी दुनिया भर के हार्मफुल चीजें होती है, पकने से ठीक होता है। कच्ची दाल खा जाते हो क्या? नहीं खाते, उसको भी कुकर करते हो, फिर उसमें नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, तब जाके पकाते हो। तो अब आप ये अनकंपोस्टेड किचन वेस्ट को आप पौधों में डाल के सोच लो पौधे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, वो पौधे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है जो सुनता हूं मैं, नीम ऑयल डाल दो। अबे नीम ऑयल को कभी, तेल को, नीम के तेल को पानी में डाल के देखो, वो तैर जाएगा, कभी पानी में घुलता ही नहीं वो। फिर कहते हैं कि पानी में घोलने के लिए इसमें एक काम करो, शैम्पू डाल दो, शैम्पू का पाउच, वो घुल जाएगा। अबे बाबा, नीम ऑयल को शैम्पू का पाउच डालोगे ना, परसेंटेज फिक्स है उसकी। शैम्पू का पाउच अपने आप में केमिकल है। जो नीम ऑयल को वाटर सोल्यूबल फैक्ट्रियां करती हैं, वो इमल्सिफायर यूज करती हैं, उसको एग्रीकल्चर ग्रेड बनाती हैं, उसकी पीपीएम डिसाइड करती हैं कि वो 300 पीपीएम है, 1500 पीपीएम है, 3000 पीपीएम है, 10,000 पीपीएम है, 50,000 पीपीएम। फिर उसकी आपको डोज बताती है, वही तो कर रही हूँ, बेटी तो नहीं दिखता। फिर आपको डोज बताते हैं कि 2 ml यूज करना है। ऐसे कुछ भी केमिकल आपके किचन में, अच्छा, इतने महंगे महंगे केमिकल आप किचन में जो है खरीदते हो, महंगे महंगे सामान खरीदते हो, जो आपके जिंजर ऑयल है आपका, पता नहीं कितने कितने आइटम किचन में यूज करते हो, कितने कितने महंगे आते हैं, क्योंकि आप तो फूड आइटम में अच्छे से अच्छी चीज खरीदते हो।
और उसे उठा के उसकी कॉस्ट की चिंता नहीं करते, उसे उठा के प्लांट में यूज कर देते, कोई फायदा नहीं। क्यों पैसे वेस्ट करते हो? प्लांट के लिए तो एग्रीकल्चर ग्रेड के प्रोडक्ट यूज करो, ये मतलब। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल मत रखो। आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप अपना टेरेस गार्डन चला, लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड प्लांट्स हैं, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 500, जिसको जिसने जितना सीख लिया उतना ही वो करता है, जितना उस पर टाइम है उतना करता है। तो आप उसमें कॉम्प्लिकेटेड इनपुट शेड्यूल मत बनाओ। आप अपनी वहां पे रसोई में तो आप बहुत सारे वो रखते हो, क्या नाम, मसाले रखते हो, आपको इतने मसालदानी है, इतने प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वहां तो आपकी प्रैक्टिस है, करते हो आप। लेकिन प्लांट्स में आप 5-7 आइटम रखो, 3-4 आइटम बस, उससे ज्यादा मत, ताकि आप इजीली यूज कर सको, आपको उसमें कम कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। जिसको कहते हैं ना कि वो आजकल कहा जाता है कि टी शर्ट जो है वो यूनी, क्या बोलते हैं, यूनिसेक्स, कि वो चाहे गर्ल्स पहले चाहे बॉयज पहन ले, एक ही टी शर्ट होगी। सैलून भी आजकल यूनिसेक्स हो गए कि एक ही सैलून है, उसमें चाहे बॉयज जाए चाहे गर्ल्स जाए काम करते, सिंप्लीफाइड तरीका हो गया। तो वही सिंप्लीफिकेशन आपके टेरेस गार्डन में होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी एनर्जी को इनपुट्स बनाने में इस्तेमाल मत करो। जितना टाइम आपके पास है उस टाइम में आप रेसिपी बनाते रहते हो, मैं बहुत सुनता हूँ, इसको घोला, इसको बनाया, इसको बनाया, इसको, उतना टाइम आपका 2 घंटे तो उसी में वेस्ट हो जाते हैं, सारी एनर्जी सारी एफर्ट्स उसी में लग जाते हैं। पौधे में डालते समय पौधे में डालते हुए पौधे मर जाते हैं, सारा टेम्पो खराब हो जाता है, फिर झक मार के हम दोबारा से शुरू करते हैं, 1 साल बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर झक मार के 1-2 साल का फिर से एनर्जी आती है मिलजुल के आपस में, फिर शुरू करते हैं। जब आप खाना रेडीमेड यूज करते हो, आप मेकअप का सामान रेडीमेड यूज करते हो, आप क्या वीठा लाते, वीठे लाके उसका शैम्पू बनाते हो क्या बैठ के आजकल? क्योंकि शैम्पू वीठे का बनाएंगे साहब। वो कौन सी थी, वो एक मुस्लिम लेडी थी ना, वो जो जिसका बहुत फेमस ब्रांड हो गया, वो शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन, वो कहती थी उसमें आप शिकाकाई डालो, उसमें आंवला डालो, फिर ये डालो, फिर घोटो, फिर बनाओ। बाद में उसने कहा कि आपसे ना हो, आप तो मेरा ये रेडीमेड खरीद लो, इसमें सब कुछ है, वो करो। बाबा रामदेव भी जितना भी योगा सिखाते हैं, आयुर्वेद बताते हैं, बाद में लास्ट में कह देते हैं कि आपसे ये ना हो, बता दिया मैंने कि ये होते हैं, आप ये फला खरीदो और अपना यूज करो। क्योंकि कमर्शियल होने, उन चीजों को बनाना कोई आसान है, फिर उनके, आप तो ये छोड़ो, मेरे डॉक्टर के पास में गया, मैंने कहा कैल्शियम, बोले कैल्शियम खाओ, बोल साहब हमारी भाभी जी हैं इस समय ग्रुप के ऊपर, तो भाभी जी के वो हड्डी टूट गई थी, तो डॉक्टर को लेके गया, बोले जी आप कैल्शियम खाओ तो आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। तो ये बोली कि भाई अब जो है वो किसका आता है, ये एमवे का कैल्शियम, मैं वो इस्तेमाल कर लूं क्या? तो बोले भाई एमवे के कैल्शियम के लिए मैं आपको मना भी नहीं करता, हाँ भी नहीं करता, क्योंकि लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके उसमें एक्चुअल कैल्शियम कितना है। तो आप तो एक कैल्शियम की मेडिसिन दे रहा हूं, वो केवल इसलिए क्योंकि इसमें कैल्शियम की परसेंटेज का पता है कि कितना कैल्शियम आपकी बॉडी को देना है। तो आपको 1 महीने में मैंने आपको जो 30 टैबलेट दिए, तो कुल इतना कैल्शियम गया और काम खत्म। अब यदि आप अपनी मर्जी से कोई भी रेडीमेड कैल्शियम यूज करते हो जिसकी परसेंटेज नहीं लिखी उसके ऊपर, तो फिर आपकी बॉडी को वो ना तो उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा और वो डेफिशिएंसी भी पूरी नहीं होगी। तो अनडिसाइडेड फैक्टर में कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करना नहीं चाहता। ये बातें प्लांट से मिलाओ कि आपको तो डिसाइडेड चलो, अनडिसाइडेड मत करो। खैर लब्बो लबाब है कि इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय रेडीमेड में, मेरा अपना ओपिनियन है, ये ओपिनियन मेरा सबसे मेल नहीं खाएगा। बहुत ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया होममेड बना लेते हैं, अचार भी होममेड बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन भाई हमसे नहीं बनता, हम तो बाजार से रेडीमेड अचार खरीदते हैं। चटनी बहुत अच्छी बना लेते हैं, हमसे तो नहीं खरीदी जाती, हम तो रेडीमेड चटनी लेके अपना काम चलाते हैं। तो जिनमें वो हुनर है पापड़ बनाने का, उनमें तो जवाब ही नहीं, उसका तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जिनसे नहीं बनता पापड़, वो तो फिर बीकानेर से लेके आएंगे पापड़ और फिर सेकेंगे घर। तो वो तो
तो आप उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदो और अपना काम चलाओ, और जो आप बना सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। प्लांट हेल्दी नहीं है, वजह क्या है? जो हमने बोला, पुअर या अनबैलेंस न्यूट्रिशन है, जो प्लांट आपके मर जाते, या पानी कम ज्यादा दे देते हो। हमेशा जब भी ग्रुप पे बात होती है तो सॉल्यूशन में ये आता है कि पानी हमने ज्यादा दे दिया, इसको पानी कम कर दो, और इसका पानी ज्यादा सूखा है ये ज्यादा, फंगल इन्फेक्शन आता है या पेस्टल इन्फेस्टेशन आती है, कीड़े मकोड़े। यही हमारे प्लांट को हेल्दी नहीं। इसके लिए मैंने आपको वापस बोला, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम चाहिए। आप बैलेंस न्यूट्रिशन दोगे तो ये इश्यूज ही नहीं होंगे, इश्यूज से आप पहले बच जाओ। और अब हमारी इच्छा है कि हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें, ये सारे ऑर्गेनिक फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने केमिकल का वो देख लिया कि साइड इफेक्ट क्या है, और हम सब समझते हैं। तो अब मैं आपको एक दिखा रहा हूँ स्लाइड, जो स्लाइड में ब्रांड तो मेरी कंपनी के हैं, लेकिन आप बिल्कुल उस पर गौर ना करना। मैं आपको कंटेंट बताऊंगा कि वो क्या हेल्दी न्यूट्रिशन बनता है, सिंपल, जो आप इस्तेमाल करो तो आपका प्लांट ग्रो कर जाए। सबसे पहले ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक केयर के नाम से प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, लेकिन ह्यूमिक बेशक है, उसमें ह्यूमस मैटर, जितना भी कार्बन है जो मिट्टी में होना चाहिए, जो मैंने आपको पहला बताया था CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा कम है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट से पूरा करते हैं या हम कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर से पूरा करते हैं, उस कार्बन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड, वो ह्यूमस मैटर होता है। ये हम लोग पढ़ा भी आप लोगों ने होगा, कार्बन मीन्स ह्यूमस मैटर। ये बेसिकली ऐसे ही मान लो जैसे कि हम टोमेटो की वैसे वो यूज करते हैं प्योरी, कि टमाटर को प्योरी बना दी फिर डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हो। तो ये नेचर से निकलता है, ह्यूमस मैटर कोयले से निकलता है, खदानों से निकलता है, कई चीजों से निकलता है, प्रोसेस किया जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। तो आपने उससे आपके कार्बन की पूर्ति होती है जो आपको मिट्टी में चाहिए। नंबर 2, ये पोटेशियम से इसका ट्रीटमेंट होता है, तो ये पोटेशियम की पूर्ति भी करता है। प्लस इसमें चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसमें बाकी भी प्रोडक्ट जो होते हैं, आइटम्स होती हैं, वो भी ट्रेस फॉर्म में होती है। तो ये आप 2 ml पर लीटर की इसकी बेंचिंग करो, ये प्रॉपर रूट ग्रोथ आपको देगा। और हमारी भाषा में CN रेशियो भी मेंटेन करें, एक और टेक्निकल वर्ड है CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, वो भी मेंटेन करें। तो आपने पहले संडे या पहले ट्यूसडे या पहले मंडे, वीक में एक दिन फिक्स हो गया, उसमें आपने 2 ml पर लीटर आपने ह्यूमिक केयर डाला। सेकेंड है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट बेसिकली इसमें कंपोजिशन है टोटल, ये 14 आइटम जो हमने बोली थी, NPK, CMS और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस कार्बन, थोड़ा सा कार्बन भी, ऑर्गेनिक कार्बन इसमें रहता है, वो मिला के सीवीड एक्सट्रैक्ट है। और सीवीड एक्सट्रैक्ट सीवीड में से निकाला जाता है। डिफरेंट टाइप के सीवीड होते हैं वर्ल्ड में, तो हर एक कंपनी अपने हिसाब से अपना सीवीड चूज करती है और उससे निकाल के लिक्विड आपको देती है। आपने इसमें 2 ml पर लीटर डाला सेकेंड वीक में। अमीनो एसिड, अमीनो बेसिकली क्या है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नेचुरल, इनके भी सोर्स वही है। मेज का एक्सट्रैक्ट है या सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है, कोई भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। और जिसको अमीनो एसिड आप किसी भी अच्छी कंपनी का लोगे 2 ml पर लीटर, ये फ्लावरिंग में और फ्रूट फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा। और लास्ट हो गया नीम ऑयल बायोपेस्टिसाइड, 1500 ppm का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नीम ऑयल, जो कि CIB के स्पेसिफिकेशन हिसाब से बनता है, उसको 2 ml पर लीटर आप यूज करो। मैं यहाँ एक और बता दूं कि नीम ऑयल जो है, ये वर्ल्ड ओवर लीफ शाइनर भी जितने आते हैं, उसका भी इंग्रेडिएंट जो होता है वो नीम ऑयल होता है, एजाडिक्टिव नहीं होता है। तो ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट होता है, ये लीफ शाइन भी देता है, प्लांट की ग्रोथ भी देता है, और ये पेस्ट भी कंट्रोल करता है। 250 तरह के या 400 तरह के जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं नीम ऑयल ब्रेक कर देता है। वो ब्रेक करता है या तो
एग स्टेज पे या लार्वा पे, प्यूपा पे, फ्लाई पे, किसी भी स्टेज के ऊपर उसकी लाइफ साइकिल ब्रेक करता है। तो यदि आप इसको हर महीने आपकी पूरी हार्टिकल्चर पे आप इस्तेमाल करते हो तो पूरे साल आपके उस हार्टिकल्चर पे कीड़े नहीं आते। और जब कीड़े नहीं आते तो आपकी वो स्टेज ही नहीं आती कि आपको कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड डालना हो। 1 2 3 4 2 ml पर लीटर आप पूरे महीने, हर महीने रिपीट करते जाओ। यदि आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। हर हफ्ते की बजाय 3 दिन में इस्तेमाल करना शुरू करो। वही 2 ml यूज करो, ना कम करो ना ज्यादा करो। नापने का तरीका बहुत अच्छा है। आप सिरिंज, प्लास्टिक की जो सिरिंज होती है डिस्पोजेबल, वो खरीदो, एक हाथ में रखो, उसकी निप जो उसकी सुई होती है उसे फेंक दो और उससे नाप। 5 ml की सिरिंज करके रखो अपने बोतल के साथ में, उससे नाप, एक्यूरेट नापिए और डालिए 1 लीटर पानी में 2 ml। और आपके टेरेस में 1 लीटर पानी से भी काम हो सकता है, 2 लीटर से भी हो सकता है, 3 लीटर से भी हो सकता है। आप बनाते जाओ, हर हफ्ते डालते जाओ। रूट ग्रोथ हो गई, हाल में न्यूट्रिशन हो गया, फूल और फल निकल गए और आपका पेस्ट कंट्रोल हो गया। मुश्किल से यदि 250 ml की बोतल होंगी 4 ये और आपने वहां रखी हुई है, तो आपकी गार्डन के हिसाब से हो सकता है 2 साल चल जाए, 1 साल चल जाए या 6 महीने चल जाए। इंडोर प्लांट पे, प्लांट बेबीज पे, आउटडोर प्लांट पे, सब पे यूज करो। इसके बाद यदि आपको कोई इश्यू है तो इश्यू बेस्ड कोई भी चीज ऐड कर सकते हो आप। कि भी फंगस लग गई तो आपने कोई फंगिसाइड पकड़े, मिलीबग लग गई तो मिलीबग का कोई प्रोडक्ट ले लिया आपने। मतलब इश्यू बेस्ड कुछ भी ले लो, लेकिन टोटलिटी में इन चारों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपका काम हो जाए। यदि आपके भाई आपको फ्रूट ही लेने हैं, आपने टेरेस फार्म में फ्रूट के प्लांट कंटेनर में लगा रखे हैं, तो उसके लिए आप स्पेशल लो। फिर आपका पौधा ज्यादा अच्छी ग्रोथ चाहिए तो मिट्टी बदल रहे हो तो ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करो। वो एक एडिशनल है, वो आप एडिशनल कभी भी डालो। सबसे सिंप्लीफाइड टू सिंपल। राइट प्रोडक्ट चूज करना सबसे टफ टास्क। हम 1 घंटा हो चुका हमें ऑलमोस्ट। मैं आप शेफी जी टाइम बता देना कितना टाइम दिया आपने मुझे। नहीं सर, आप अपना ये पूरा प्रेजेंटेशन करिए, बिकॉज काफी यूजफुल है आई एम श्योर, और सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि चूज द राइट प्रोडक्ट। मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बोले, या वो भी प्रोडक्ट चूज करने पड़ेंगे आपको जैसा जैसा आप करना चाहोगे। जिस तरीके की एग्रेसिव फार्मिंग आप कर रहे हो टेरेस के ऊपर, गार्डनर जो आपका है वो अनट्रेन्ड और नॉन टेक्निकल, उसको आपका सिखाना संभव नहीं और वो सीखेगा भी नहीं। उसकी सीखने की उम्र निकल चुकी। लेकिन उसके पास एक खूबी है। वो खूबी क्या है? वो बॉर्न टैलेंट है ग्रीन फिंगर का। हम लोग आपस में बोलते हैं कि ग्रीन फिंगर होती है किसी किसी की, कोई भी पौधा लगाएंगे वो चल जाए। एक्चुअली ग्रीन फिंगर क्या है? ग्रीन फिंगर है कि प्रैक्टिस हो चुकी है कि पौधा कितने डीप में लगेगा। तो वो चीजें हम सिखा नहीं सकते किसी को, वो प्रैक्टिस से आती है। कितनी जड़ नीचे होनी चाहिए, पानी कितना देना है, उसको धूप कितनी लगानी है, किस पौधे को किस समय लगाना है, किसकी कटिंग लगा सकते हैं, किसकी कटिंग नहीं लगा सकते, किसकी कटिंग आप कैसे कर सकते हैं, हेज कैसे बना सकते हैं, वो सब चीजें जो होती हैं वो नेचुरल तरीके से गार्डनर को आती हैं और आपको भी आ जाती हैं। आपने ग्रुप में भी बहुत ऐसे ऐसे कितना सुंदर टैलेंट है, इतनी अच्छी लेडीज है, बहुत कुछ सीख गई हैं और सिखाती भी बहुत कुछ है, तुरंत रेडीमेड सॉल्यूशंस हमें दे देती हैं। तो वो जो उसका टैलेंट है उसको आप इस्तेमाल करो, लेकिन उसकी जो सलाह है ना वो मत यूज करो। क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने में जो उसकी सलाह होगी, वो जो पुड़िया बना बना के लाता है ना, वो ये पुड़िया डाल दो जी, वो पुड़िया डाल दो, ये वही है जैसे बाबा जी के भभूत, ले बच्चा ले जा तू ठीक हो जाएगा, और ठीक होना वाला कुछ नहीं। तो मोस्टली उसकी पुड़िया या तो पुड़िया खोखी होती है, कुछ नहीं होता है, या उसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे जो अपनी भाषा में हम बोले स्टीवर्ड्स होते हैं। अब स्टीवर्ड डाल के भी आपकी टांग सीधी भी हो गई तो बाद में वो ऐसी सीधी होती है कि फिर काम ही नहीं करता।
या फिर वो कुछ होता ही नहीं, उसमें पानी होता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब गार्डनर की एडवाइस प्रोडक्ट खरीदने में मत सुनो, और आप उसका टैलेंट यूज करो कि उसका जो वो टैलेंट है प्लांट्स को मेंटेन करने में। भाई हमारी प्रॉब्लम है, जितनी मैंने टेक्निकल बातें आपको बताई, ये टेक्निकल बातें भाई सबकी केमिस्ट्री के बैकग्राउंड नहीं है, सब बीएससी एजी या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो वो सारी बातें नहीं पता होती। लेकिन ऐसे कोई वो नहीं है। आज मेरे पास मेरे बहुत बड़ी क्लाइंटेल है जो कि हाईटेक फार्मिंग करती है, फ्लोरिकल्चर करती है, टेरेस क्या नाम हाइड्रोपोनिक्स करती है, सॉइललेस फार्मिंग करती है कमर्शियली। और उसमें से यू वॉन्ट बिलीव इट 90% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, हाईटेक फार्म। वजह केवल एक है, क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एक तो पढ़ते बहुत है, फिर क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं, तो ज्ञान उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, सब चीज पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वो ऑनलाइन पे बहुत कुछ पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं ध्यान से। सेकंड बात क्या है, वो फॉलो बहुत अच्छा करते हैं। उनको जो बात बता दो वो सुनते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं, अपनी दिमाग नहीं लगाते। तो कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, आप अच्छी चीज बता रहे हो हम उसको फॉलो कर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस कंपैरिजन में हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। जबकि आप अपने घर के सामान जब खरीदते हो, आप जितना भी इनपुट खरीदते हो, चाहे आप सफाई के लिए सामान खरीदो, चाहे किचन के लिए खरीदो, चाहे आपके खाने के लिए खरीदो, चाहे आपके मेकअप के लिए खरीदो, चाहे आप कपड़े पहनने के लिए खरीदो, उसमें तो आप अच्छे चूज करो, बहुत सिलेक्शन करके लेते हो। उसमें आपको खराब सही का पता है, कपड़े का तुरंत पता लग जाता है कि इस साड़ी का कपड़ा कौन सा है, ये साड़ी का कपड़ा कौन सा है, ये प्रिंट कैसा है, ये प्रिंट खराब है। लेकिन प्लांट के लिए जब इनपुट खरीदते हो तो आप अनफेयर प्राइस कंपेरिजन कर देते। हम चले गए अमेजोन पे, उसमें लिख दिया कि राख जो है वो 250 रुपए का पैकेट है, और राख किसी ने कहा था बहुत अच्छी है, हम उठा के ले आए। हम गए वहां मेले में, नोएडा में मेला लगा था, उसमें गए पहुंचे, या फला शॉप पे तो 250 रुपए का ऑर्गेनिक मेन्यू दे रहा था, उस पर 150 दे रहा था, हम 150 का ऑर्गेनिक मेन्यू उठा लाए। अगर वो 150 के ऑर्गेनिक मेन्यू में देखा तो उसमें है क्या, वो नर्सरी वाला जो मिट्टी भर के कट्टों में डाल के छापा मार के दे रहा है, खाली 150 का उठा रहा है, और नतीजा क्या निकला, पौधे फिर भी नहीं चले। फिर हम बोलते हैं कि यार नर्सरी में जब लिए थे वहां तो फूल निकले थे, बाद में फूल ही नहीं निकला इसमें। यही होता। तो वो कंपैरिजन जो है प्रोडक्ट खरीदते समय, प्राइस कंपैरिजन जेन्युइन नेम पे और या किसी उससे नहीं। आपको किसी भी डिटेल की फर्दर जरूरत हो या प्रोडक्ट गाइडेंस हो, आप अपने बजट के हिसाब से हमें संपर्क कर सकते, और ये आपस में संपर्क कर सकते, तो उससे ये चीजें 1 बाय 1 मिलेंगी। ये सेशन यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद 1 घंटा भी हो चुका है, हम नेक्स्ट जा सकते हैं कि मैंने आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बताए हैं उनके ऊपर क्या प्रोडक्ट डालने चाहिए, उन पे भी हम जा सकते हैं डिटेल में, कि हम 1 बाय 1 बताएं कि आपको नाइट्रोजन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, पोटाश के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। और दूसरा तरीका है कि उस पर ना जाए, आपके क्वेश्चन आंसर बेसिस पे हम आपकी क्वेरीज हल कर देते, क्योंकि वो चीजें तो कमर्शियल भी है, देखो नो डाउट। लेकिन मैं इस सेशन को कमर्शियली नहीं आपको वो करना चाहता। आप वो क्वेश्चन बताओ तो मैं कर लेता हूँ। 2-3 चीजें मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ शॉर्ट में। ये कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होते हैं, कैसे इनकी टेक्नोलॉजी होती है कि एक ही दाने में सब कुछ होता है, सारे एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन, और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की जो हिंदुस्तान में आती है। इनके फायदे क्या होते हैं, ये वो पीएच मीटर है जो अभी मैम ने पूछा था, आशा जी ने, ऐसा पीएच मीटर होता है बॉटम में, ऐसे ही इसी मीटर होता है डिजिटल, जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके दीमक है तो दीमक का भी ट्रीटमेंट है, जिस दीमक के ट्रीटमेंट में ये इसमें स्मेल नहीं होती, आप करके दीमक अपने प्लांट्स की भी और घर की खत्म कर सकते हो। यदि चूहे हैं, आपका ओपन लान है, लान में चूहे आ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो उनको भी खत्म कर सकते हो आप फॉगिंग करके सारे पेस्ट को। ये सब सेफ है, और ये सारे प्रोडक्ट के लिए आप हमसे ज्ञान भी ले सकते हो, ले भी सकते हो डोर डिलीवरी। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स।
तो अब मैं प्रोडक्ट में ना जाके अब आपसे क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ इस पूरे सेशन के ऊपर। आप जो भी पूछना चाहो वो पूछ लो। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो भी हैं। एक शायद किसी ने लिखा है कि वो फ्रूटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, तोरी का बेल लगाया था या क्या, ये बीच में किसी और ने भी, 2-3 लोगों का था, ग्रुप में भी आया था। तो फ्रूटिंग के लिए क्या स्पेसिफिकली सर वो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही है वेजिटेबल्स में फ्रूटिंग तो वो बता दीजिए। देखिए, फ्रूटिंग जो यदि 2 स्टेज है। एक स्टेज होती है फ्लावर फॉर्मेशन, एक होता है फ्रूट फॉर्मेशन। यदि फ्लावर फॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेटली वो, यदि हम टेक्निकली बात करें तो वो 2 वजह से होता है। वहां फॉस्फोरस की और ट्रेस एलिमेंट की हमें जरूरत है यदि फ्लावर फॉर्मेशन नहीं है। तो यदि वहां पे फॉस्फोरस डालेंगे हम, मतलब कोई भी केमिकल के माध्यम से, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन नहीं किया है और आपने रेगुलरली आपने वो न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं किए हैं, तो आपको स्पेशली इश्यू आने पे आपको इश्यू बेस्ड कोई ना कोई केमिकल लेना पड़ेगा। तो आपके फ्लावर फॉर्मेशन और फूड फॉर्मेशन नहीं होता तो आप, एक प्रोडक्ट आता है हमारा क्या नाम, T40 NPK 13-40-13 प्लस बास्फोलिक कैल्प आता है, वो प्लांट बायोस्टिमुलेंट है, ऑर्गेनिक है वो, और मिला के आप स्प्रे कर दीजिए तो आपका फ्लावर भी टिक जाएंगे और फ्रूट भी टिक जाएगा, गिरेगा। नेक्स्ट। ये इसमें दूसरा क्या बोला एनपीके के अलावा? एंड बास्फोलिक कैल्प, समझ में नहीं ये, आया। हाँ, ये नेचुरली, मैं चैट पे लिख देता हूँ, ये नेचुरली ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है ये। अच्छा, मैं लिख दिया, मैंने चैट पे लिख दिया। ठीक है, थैंक यू। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि साउथ अफ्रीका से, वहां एक सीवीड होता है क्लोनिया मैक्सिमा। जैसे अपने यहाँ जलकुंभी होती है पॉन्ड्स में, वैसे वहां पे समुद्र में पैदा होता है। उसको क्रश करके शुगर केन की तरह उसमें से जूस निकाला जाता है और एक्सट्रैक्ट करके वो हम लोग इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। उसमें वैसे ही ऑक्सीजन रहता है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे पौधे हैं, जैसे स्टीविया प्लांट में अलग प्रॉपर्टी है, तुलसी में अलग प्रॉपर्टी है, यूकलिप्टस में अलग प्रॉपर्टी है, ऐसे वो प्रॉपर्टी है। तो एग्रीकल्चर ग्रेड का प्रोडक्ट आता है, उसको आप NPK 13-40-13 के साथ मिला के यदि स्प्रे करेंगे तो आपके फ्लावर फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन प्रॉपर होगी। नेक्स्ट। और कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ये आपने बताया था उसके पीएच वैल्यू टेस्ट करने के लिए, इसी तरह ईसी कैसे टेस्ट करेंगे? इसी तरह से डिजिटल EC मीटर आता है और उससे EC टेस्ट होती है। यदि आपने कभी घर में जब कभी RO लगवाया होगा तो स्टार्टिंग में जो बंदा RO ठीक करने आता है या बाद में RO को सर्विस करने आता है, वो पानी को टेस्ट करने के लिए TDS मीटर यूज करता है। जी, करता वो है। डिजिटल TDS मीटर होता है। तो बेसिकली 3 तरह के मीटर होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, EC मीटर, pH मीटर और TDS मीटर। तो आप वो तीनों चीजें आप अलग अलग ले सकते हैं और EC और pH आप चेक कर सकते हैं, अपना TDS भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली एक बात वो बताऊंगा आपको कि यदि किसी मीटर से TDS चेक कर लिया जाता है तो TDS वैल्यू को यदि आप गूगल पे डाल दीजिए, कैलकुलेटर आता है, तो TDS मीटर से ही EC की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ठीक है। तो आप दो मीटर से आप तीसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप pH और EC लेके TDS कैलकुलेट। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। विनोद जी, मेरे लिली में फ्लावर्स नहीं आते हैं। एमरेंथस लिली है, 2-3 साल से देख रही हूँ कि फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। ये लिली जो है ना आपके मैम, लिली सीजनल है, मतलब फ्लावरिंग सीजनल है उसका। तो जो जी जी। बल्ब आप सिक्योर करते हो, कहीं वो बल्ब की सिक्योर करने में तो प्रॉब्लम नहीं है? मैंने बल्ब निकाला नहीं है, वो पॉट में ही है लगा हुआ। तो बल्ब ही कहा जाता है अपने ये
मेरे मित्र हैं ये अनुराग जी, वो इस मामले में बड़ी अच्छी सलाह देते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं लिली के मामले में। आप वो कुछ ऐसे कहते हैं कि बल्ब को सीजन के बाद सैंड में दबा देना चाहिए, मतलब। अच्छा जी तो आपका मुझे लगता है कि बल्ब जो है ना, उसमें जो फूल देने की ताकत है वो खत्म हो जाती है। जी तो आप एक तो क्या कीजिए कि उसका जो आप मिक्सचर, पॉटिंग मिक्सचर है, उसको वैल्यू ऐड कर दीजिए। मतलब उसमें अच्छा आप एनविच कर दीजिए, उसमें आप डालिए ऑर्गेनिक मैन्योर, बहुत अच्छा डालिए। उसके बाद हम आपको एक प्रोडक्ट आता है स्पॉट मैग बोल के, जिसमें पोटाश, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं कोई केमिकल प्रोडक्ट जी नहीं बता। वो डालिए, प्लस उसके साथ क्या नाम, एक प्रोडक्ट आता है POM, PROM, पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या बताया विनोद जी आपने? मैं चैट पे लिख देता हूँ। जी एक तो स्पॉट मैग और एक PROM, तो ये 2 प्रोडक्ट डाल दीजिए, तो उसमें पोटाश, मैग्नीशियम और फास्फोरस आपकी मिट्टी में पूरा हो जी जाएगा। दोनों ऑर्गेनिक है, ये मिनरल ओरिजिन के अच्छा प्रोडक्ट है। तो आपके जी डेफिनेटली आपके प्लांट में वो फूल अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Any more question? मैं एक काम को सबको अनम्यूट कर देते हैं, एक बार सबको अनम्यूट कर दूं। अनम्यूट नहीं कर नहीं, आई थिंक जिसको भी पूछना होगा सर वो कर लेंगे, बिकॉज उससे फिर ना ठीक है, ऐसे दूसरी डिस्टर्बेंसेस ज्यादा आ जाएंगी। ठीक है। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछिए। जी सर, अभी आपने बताया था कि अगर हम नीम ऑयल में सोप डाल देते हैं तो वो नीम ऑयल ऊपर ही तैरता रहता है, पर अभी जो आप प्रोडक्ट्स दिखाए गए उसमें नीम ऑयल का स्प्रे बताया गया, तो इज इट डिफरेंट समथिंग फ्रॉम अनदर नीम ऑयल? हाँ मैम, क्या है कि जो नीम ऑयल में आप सोप डालते हो तो इमल्सिफाई करते हो, मतलब वो ऊपर नहीं तैरता, वो जी घुल जाता है। लेकिन प्योर नीम ऑयल पानी में डालते हो तो ऊपर तैरता रहता है। ये जो अच्छा हमने प्रोडक्ट आपको दिखाया है, ये इमल्सिफाइड नीम ऑयल है। और ओके इमल्सिफाइड नीम ऑयल में जो एजाडिक्टिन, जो टेक्निकल होता है नीम ऑयल का, जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट देता है, उस एजाडिक्टिन की परसेंटेज को बैलेंस किया जाता है। जो जी मैं आपको यहाँ एक बता दूं खास तौर से, देखिए, जो नीम ऑयल नेचुरल होता है उससे जब हम उसको एमल्सिफाई करते हैं तो एजाडिक्टिन मैक्सिमम 300 ppm आता है। हमें जी उसे 1500 ppm स्टैंडर्ड लाने के लिए एजाडिक्टिन टेक्निकल उसमें ऐड करके उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करनी हो। कि गवर्नमेंट का नॉर्म है कि स्टैंडर्ड नीम ऑयल में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसलिए आपको जो हम नीम ऑयल आपको ऑफर कर रहे हैं, और 10 कंपनी ऑफर करती है अच्छी क्वालिटी का, तो उसमें स्टैंडर्ड है। तो आप उसको यदि 2 ml पर लीटर यूज करेंगे तो आपको यूनिफॉर्मली इस पे मिलेगा और कंट्रोल प्रॉपर आएगा। जी थैंक यू सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं नूतन कुमार। तो सर एक तो सीवीड ग्रैन्यूल्स आर बेटर और द लिक्विड एक्सट्रैक्ट, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो ह्यूमिक एसिड है पाउडर फॉर्म में जो होता है उसको सॉल्यूशन फॉर्म में किस रेशियो से बनाना है? ठीक है। नंबर 1, सीवीड में क्या है कि सीवीड जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है वो हमेशा लिक्विड होता है। और मेरी अपनी एक भावना है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, या मेरा अपना ज्ञान है, वो ये है कि जो नेचुरल सीवीड लिक्विड फॉर्म में है उसको आप यदि पाउडर कर देते हो या ग्रैन्यूल कर देते हो तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज को आप किल कर देते हो। तो पहली बात, आपको लिक्विड में यूज करो आप, पहली बात। नंबर 2, जो ग्रैन्यूल सीवीड के आते हैं मार्केट में, हम लोग भी देते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम कोटिंग टेक्निकल की 15% होती है। जी अब तो इस वजह से वो जो आप ग्रैन्यूल यूज कर रहे हो वो केवल वहां यूज किया जाता है जब सॉइल एप्लीकेशन में मिक्सचर बनाया आपने, और मिक्सचर के टाइम आपने वहां पे सीवीड ग्रैन्यूल डाल दिए, पॉटिंग मिक्सचर बन गया। ओके लेकिन यदि टेरेस में लिक्विड फॉर्म में सीवीड हर महीने डालते हो एक बार आप, और अच्छी क्वालिटी का, तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली बेहतर आएगा और आपके सर मैंने पैसे, आपसे लिया भी है, आई एम यूजिंग दैट एक्सट्रैक्ट। आपको वो यूज करो, आप उसके पैसे भी कम खर्च होंगे आप।
जी जी सेकंड क्वेश्चन था आपका कि ह्यूमिक एसिड का लिक्विड बनाने की बात। देखिए, जी ह्यूमिक एसिड 3 फॉर्म में आता है। एक आता है ह्यूमिक एसिड टेक्निकल, तो जी हम लोग भी देते हैं। टेक्निकल में वाटर सोल्यूबल फ्लेक्स फॉर्म आते हैं, वाटर ओके सोल्यूबल फ्लेक्स, उसे पानी में डालिए 100% घुल जाते हैं, तो वो ओके टेक्निकल है। उसको तो पानी में घोल के आप लिक्विड बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, लेकिन वो बनाते समय आपको डोज पूछनी पड़ेगी कि मैं पानी में कितना डालूं। जी अदरवाइज जो ह्यूमिक केव आप लिक्विड खरीदते हो उसमें स्टैंडर्ड डोज है, उसको आप 2 ml पर लीटर यूज करते हो तो काम खत्म हो। जी और तीसरा ह्यूमिक वो भी आता है ग्रेनुलर फॉर्म में भी, जो मैंने सीवीड की तरह बताया। उसमें मैक्सिमम जो स्प्रे है वो 15% से ऊपर टेक्निकल जा नहीं सकता, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो भी प्रैक्टिस में है कि मिट्टी में मिला लेते हैं और रूट जो मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। सर एक और पूछना था कि ईसी को ठीक करने के लिए क्या क्या ऐड करना चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा मैम, ईसी को ठीक करने के लिए आप जो है ना, सबसे बढ़िया ईसी ठीक होता है, जी बताओ। देखिए, हमने बोला था ईसी यदि आपको है, हाँ इसमें लिखा नहीं, मैं बताता हूँ। ईसी ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, जी ईसी को अकेले ना सोचो। ईसी अच्छा पीएच और टीडीएस को, ईसी पीएच और सैलिनिटी को एक साथ सोचो। पहली बात, अच्छा एक साथ सोचने में क्या है कि आप अपने पॉटिंग मिक्सचर में जी एक, आप अपने पॉटिंग मिक्सचर में आप मिलाइए सल्फाकेल, जिप्सम। जिप्सम हाँ जिप्सम, प्योर क्वालिटी की जिप्सम का पाउडर मिलाइए, प्लस उसमें मिलाइए थोड़ा सा सल्फर, एलिमेंटल सल्फर। लिख लीजिए, एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल सल्फर जी, ये किस फॉर्म में मिलेगा? पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ये भी नेचुरल, दोनों नेचुरल। और प्लस उसमें मिलाइए आप ये नीमयुक्त ऑर्गेनिक मेन्यूर, सरदार नीमयुक्त ऑर्गेनिक मेन्यूर। नीम युक्त ऑर्गेनिक मेन्यू। अब आप ये 3 चीजें एक साथ मिलाते हो और पॉटिंग में रेडी करते हो आपका, तो ऑटोमेटिकली आप इसी जो है वो कम आए, मिट्टी की इसी जो है वो आपकी जी कम होगी। ठीक है क्योंकि तीनों जो है आपकी, ये तीनों जो है आपके कार्बन को पूरा कर देंगे, पीएच ठीक कर देंगे, सल्फा केल आपकी उसकी सैलिनिटी ठीक कर देगा, और मिला के आपके तीनों को कॉम्बिनेशन से आपकी गार्डन सॉइल की ईसी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी और पीएच भी आ ठीक जाएगी। सर प्लीज तीनों चीजें रिपीट कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए आप। हाँ 1 मिनट। अब चैट भी क्लिक करना। मैं चैट में लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, हाँ बोलिए। thank you very much first. Sir, can I ask you one question कि क्या हम सिर्फ सीवीड को एज अ सोल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं कि हमें बाकी सबको भी उसमें धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा? जैसे आपने बताया डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें खाते हैं हम, क्या हम सीवीड को अकेला फॉर सम टाइम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द पीएच एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल? देखिए क्या है कि सीवीड 3 तरह के होते हैं बेसिकली, मोटा मोटे हम इंटरनेशनली मानते हैं 3 वैरायटी के सीवीड होते हैं।
एक एक्लोनिया मैक्सिमा के ऊपर है, एक चिली से निकलता है, वो नाम याद आ जाएगा वो है, और एक तीसरा है एस्कोफाइलम नोडोसम। ये जो 3 सीवीड होते हैं इनकी कंपोजिशन अलग अलग है। तो केवल दिक्कत उसमें केवल ये आएगी, बायोस्टिमुलेंट पोए मिल जाएंगे आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको एनपीके का डिजायर्ड लेवल नहीं मिलेगा। जितना लेवल आपको प्लांट के लाइफ साइकिल में ग्रो करने के लिए चाहिए ना, वो उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उसको। तो सीवीड का इसलिए एक स्टेज के बाद जाके सीवीड का रोल जो है ना लिमिट फैक्टर बन जाता है। इसलिए आपको बाकी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वो अमीनो एसिड्स उसमें कम होते हैं। अभी जो मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बताए थे, ह्यूमिक एसिड, सीवीड, अमीनो एसिड्स और नीम, चलिए नीम का काम अलग हो गया, लेकिन नीम ग्रोथ भी देता है। तो कॉम्बिनेशन में चारों प्रोडक्ट इस्तेमाल करके तो आपका एक बार को लाइफ साइकिल पूरा होता है। अकेला सीवीड पकड़ेंगे ना तो बाकी चीजों की कमी हो जाएगी आप। अच्छा, सीवीड में पोटाश नहीं मिलता, ह्यूमिक में पोटाश मिलता है आप, तो कुछ इसलिए आप अकेले सीवीड पे नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। बहुत सारे और कोई क्वेश्चन है सब? आई थिंक मोर और लेस हो गए सबके क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, यहाँ मैं एक बात को रिपीट कर दूं मैम, देखिए क्या है, मोस्टली जो क्वेश्चंस ग्रुप पे भी आते हैं वो सब होते हैं, उसमें से 50% प्रॉब्लम हल हो जाती है यदि आप नीम ऑयल को, नीम बायो पेस्टिसाइड 1500 ppm को यदि आप 2 ml पर लीटर आप रिलीजियसली हर महीने यूज करते हैं, तो 50% प्रॉब्लम तो वहां खत्म हो जाती है। ये आप ध्यान दें। और सर 50% प्रॉब्लम चैट पे लिख देंगे क्या, कितने में कितना डालना है? ये मैंने जो सर पर एक, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन सर, पर हमारा मेन जो इशू है ना, जो शेफी जी ने अभी शुरू में भी आपको बताया था कि नोएडा में जो हमारा सॉइल है ना, हमारा सॉइल में जब हम गार्डन में लगाते हैं प्लांट्स तो उनका बहुत डिफरेंट होता है, पर जब हम पॉट्स में लगाते हैं तो बहुत ही डिफरेंट होता है। पॉट्स में हमेशा ऊपर एक फ्लेकीनेस रहती है, ऊपर से हमें बार बार गोडी करके उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, नहीं तो हमारा प्लांट सरवाइव नहीं करता। सॉइल में डिफरेंटली बिहेव करता है बिल्कुल। सो उसके लिए हमें कोई आप मतलब ऐसी चीज सजेस्ट करिए सो दैट वी कैन ऑल डू समथिंग फॉर द पॉट्स, फॉर द पॉटेड प्लांट्स आल्सो। ठीक है, अभी मैंने चैट पे आपको देखो 1 by 1 में भी चैट पढ़ो, मैंने आपको पहले क्या लिखा था, प्रोडक्ट स्पॉट मैग और प्रोम तो लिखे, देख लो आप। उसके बाद मैंने आपको 3 प्रोडक्ट लिख के दिए, सल्फा कैल, सदा नियुक्त ऑर्गेनिक मैन्योर, एलिमेंटल सल्फर लिख के दिए। यदि ये 5 प्रोडक्ट आप अपनी सॉइल में मिलाते हो, चाहे आप पॉट में मिलाओ चाहे आप मिट्टी में मिलाओ, जो आप करते हो, पॉट में भी मिलाते हो, तो आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, मैं आपको डिटेल में भी दूं तो देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया स्पॉट मैग में आपको पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और सल्फर मिलती है। प्रोम के अंदर आपको फास्फोरस मिलता है प्लस और बहुत कुछ मिलता है, सदा प्रोम आता है। और उसके बाद आपको सल्फा कैल में आपको कैल्शियम मिलता है, प्लस जो जिस वजह से मैंने बताया था कि ईसी, पीएच और टीडीएस को ठीक करता है, उसके अलावा भी सदा नीमयुक्त ऑर्गेनिक मैन्योर में आपको नीम भी मिलता है और ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है, आपको एनरिच करता है कार्बन को आपकी सॉइल में। और एलिमेंटल सल्फर आपको सल्फर भी देता है और एज ए फंजीसाइड भी काम करता है। सल्फर इज ए वेरी गुड फंजीसाइड। तो आप अब एक काम करो कि आपके दोनों के क्वेश्चन का एक जवाब है कि ये 5 प्रोडक्ट आप अपने पॉटिंग मिक्सचर का पार्ट बना लो, और जब आप लोगे बात होगी तो मेरे से आप क्वांटिटी बताएं, मैं रेशियो बता दूंगा किस रेशियो में मिक्स करना है, मोटा मोटी आप इस्तेमाल करोगे तो ये प्रॉब्लम हल हो जानी चाहिए। आपका टीडीएस वगैरह भी ठीक रहेगा और आपकी ग्रोथ भी प्रॉपर आएगी। यदि आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो तो वो भी इसमें एडिशन डाल लो, उतना सदा नीमयुक्त ऑर्गेनिक मैन्योर कम कर सकते हो आप। यदि आप लीफ मैन्योर यूज करते हो तो उतना आप वर्मी कंपोस्ट को और सदा नियुक्त ऑर्गेनिक मैन्योर को कम कर सकते हो, और बाकी आप ये बाकी प्रोडक्ट ऐड करो तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाए। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक अभी ये जो बात चल रही थी, मैं इसमें थोड़ा सा अपना वैसे, हालांकि मेरे को तो ऐसा नहीं है नॉलेज, लेकिन मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतने सालों से जो मैं नोएडा में ये कर रही हूँ, उससे एक ये था कि जब मैं अपना पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ ना, तो जो यहाँ का जो नेटिव सॉइल है, या कोई भी सॉइल हम दिल्ली से भी लेते हैं, तो मैं सॉइल का जो कंपोनेंट है वो कम रखती हूँ अपने सॉइल मिक्स में। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है और नीम वगैरह है, ये सब थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हमारे आइडियली जो सॉइल मिक्स होता है कि 1:1 और ये सब ऐसे कर लो, तो मैं बेसिकली सॉइल कंटेंट कम रखती हूँ। उससे भी मैंने देखा है कि थोड़ा अब फर्क पड़ने लग गया है। हमारे जो पीएच का जो इम्पैक्ट है, उससे थोड़ा सा, उससे इम्पैक्ट हमारा कम होता है अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल यहाँ का सॉइल है। तो बस दैट्स द ओनली थिंग आई डेफिनेटली वांटेड टू आपका आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पहले भी यही बात बोली है, उसी एक्सपीरियंस है कि आप गार्डन सॉइल के साथ ऑर्गेनिक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट जो भी डालो, एनरिचमेंट करो। तो अल्टीमेटली जब तक अपनी सॉइल को एनरिच नहीं करोगे, और ये सुपर 17 का ख्याल करते हुए आपको सब कुछ डालना पड़ेगा। और यदि आप ये एनरिचमेंट टाइम टू टाइम करते रहोगे ना, तो आपका जो पॉट है ना, जिसमें आपको इश्यूज ज्यादा आते हैं, उसकी मिट्टी में दम ही नहीं है। क्योंकि प्लांट ने ले लिया, आप उसमें पीरियोडिकली 3-3 महीने का हिसाब बना लीजिए कि हर 3 महीने आपने ये प्रोडक्ट ऐड करने हैं। अब ये प्रोडक्ट के नाम मैंने बता दिया, आप आइडिया आप ही का है कि मुझे गार्डन सॉइल कम करनी है और बाकी बढ़ाना है। तो बाकी में क्या बढ़ाना है वो मैंने आपको आइटम बता दी, वो डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है किसी का, और कोई क्वेश्चन? सर एक पूछना था कि ये जो बाजार में बायोवीटा करके सीवीड मिलता है, तो वो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये बायोवीटा बोल के सीवीडी मिलता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। वो बेसिकली एस्कोफाइलम नोडोसम, जो एक वो है सीवीड है, उससे वो कंपनी बनाती है। और वो ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, उसमें आपको वही थोड़ा सा इश्यू है कि उसमें जो टेक्निकल कंटेंट कम होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है उसमें ज्यादा होता है। और वही प्रोडक्ट है, वही टेक्निकल है, जो कि हम एंजाइम के नाम से, मैंने जो शीट आपको दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे, तो एंजाइम के नाम से देते हैं, वही एस्कोफाइलम नोडोसम, आप उसे इस्तेमाल कर सकते थैंक यू सर। हैं। मैं यहाँ बता दूं, कई कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, 5-7-10 ब्रांड हैं पॉपुलर, अच्छे ब्रांड है, उनमें से आप कोई सा भी इस्तेमाल करो, उनके रिजल्ट आते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली और बेटर रिजल्ट लेने होते हैं तो हमारे और डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जिनसे आप टाइम टू टाइम बात करके आप ले सकते हो। और ये कोई सा भी इशू किचन गार्डन का आपका है, वो बिल्कुल कम पैसों में आपका सोल्यूशन आ सकता है। अब फालतू पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एफर्ट्स आपके फ्रूटफुल हो जाएंगे जितनी मेहनत आप लोग किचन गार्डन पे करते हो। नेक्स्ट बताइए। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस नाउ। आज तो हमने बहुत अच्छे से अनइंटरप्टेडली और काफी लंबा सेशन कर लिया है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर कि ये, हालांकि ये जो कई बहुत ही बीच में टेक्निकल चीजें थी, टेक्निकल टर्म्स थे, लेकिन जिस तरीके से आपने हमें समझाया है, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, आई वुड से बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपने बताया है। एग्जाम्पल्स भी जो आपने कोट किए हैं कि जैसे आप, यू हैव दीज डेज वी ऑर्डर फूड आउट, तो फिर हम लोग को क्या जरूरत है कि इतना ज्यादा हम वो एफर्ट करें, जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मेरे जैसा ही कोई बंदा है, तो हाँ, मैं पापड़ घर पे नहीं बना सकती फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे जैसे और भी लोग होंगे। एंड फॉर पीपल लाइक अस बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है जब इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, और उन प्रोडक्ट्स की हमको एक्चुअली जानकारी भी नहीं है बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन। एंड यू वर जस्ट द राइट पर्सन एंड द एक्सपर्ट, जो हमें इस तरह से बड़े सिंपलिस्टिक वे में जिन्होंने बताया कि हर चीज की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, और इस तरह के फालतू ही कोई प्रोडक्ट्स ना लें हम, और जो हमारे लिए यूजफुल है उतना ही लें, जितना जरूरी है वही प्रोडक्ट्स यूज करें, और फिर देन वी कैन गो टू द स्पेसिफिक कि क्या क्या, अगर कोई हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो देन वी गो, नहीं तो एक नॉर्मल रूटीन क्या होना चाहिए। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ अस, स्पेशली हम लोग जैसे लोग कि जो नई अचार और पापड़ घर पे नहीं बना सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं बना सकते हैं।
जो कई लोग बनाते हैं, आई नो हमारे मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छा बनाते हैं चीजें, वो बहुत सारी जैसे वो जीवामृत और ये सब बनाते हैं, बट लेकिन थोड़ा हम लोगों का लिमिटेशन रहता है कि हम लोग नहीं कर सकते, तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, एंड डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिटिंग फॉर आवर प्लांट्स गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर और एक किसी का को आपने भी कुछ अच्छा ऐड बोला, करना है एक तो हाँ एक बात मैं ऐड कर दूं, यदि कल को हमारे में से ही कुछ लोग हैं मेंबर जो कि थोड़ा सा बड़ा लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं टेरेस से बाहर निकल के, और उनको डेफिनेटली कुछ बेटर प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उसके लिए अलग से एक सेशन और ले सकते हैं जो और डिटेलिंग में हम जा सकते हैं, क्योंकि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो बायो स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो सिंपल से ऊपर चल के चीजें होती हैं जो मैंने शीट में एक्सप्लेन नहीं की, तो नेक्स्ट लेवल हमेशा किसी भी सेशन का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, तो हम लेवल 2 पे भी काम कर सकते हैं बाद में यदि कोई बिल्कुल, जरूरत है। डेफिनेटली आई थिंक वी शुड डू दैट एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। तो हम जरूर वो नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग जरूर अब प्रिपेयर करेंगे। और ये तो, और इनफैक्ट आपने जो डिफरेंशिएशन बताया कि जैसे हमारे लिए तो केमिकल है तो केमिकल है, तो सारे केमिकल एक ही कैटेगरी में हम डाल देते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट, कि उसके अंदर भी जो नेचुरली सोर्स्ड केमिकल्स हैं जो कि बेनिफिशियल हैं और वो किस तरह से यूज करना चाहिए, तो वो एक जो डिफरेंशिएशन आपने हमें इस बार एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही अच्छा था, जो कि हम लोग को नहीं है, क्योंकि हम एक ही तरह की कैटेगरी में डाल देते हैं कि केमिकल है तो बस अच्छा ये केमिकल ही है, इसको तो नहीं यूज करना है। तो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट information which we got today. So thank you so much sir, thanks a lot, एंड आई एम श्योर कि बाकी सब लोगों ने भी बहुत अच्छे से वो किया होगा आज जो भी आपने बताया है, और उसको अप्लाई करेंगे, एंड आई एम श्योर दे फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टुडेज सेशन। So I think we should now finish the session and call it a day. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Okay, thank you everybody for joining today, and most of all, thank you, Vinod sir. Thank you again. So we are going to Thank you end once the again, session. Shilpi and sir. Thank you so much. So we'll see you in the next session. Yeah, we would like to have this session. We should have this kind of sessions more often because हमारा का जरा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि हम कुछ छोटी छोटी चीजें बीच में भूल भी जाते हैं। Definitely. Yeah. Definitely. Yes. Yes. Okay. Okay. Sir, we'll end this session now. थैंक यू। Okay. Okay.